हेलो एवरीवन, वेलकम टू IAS सिंप्लीफाइड। तो ये लेक्चर सीरीज मेरा चल रहा है घटना चक्र का। मेरी पहले चल रही है, लगभग 10 चैप्टर में करा रखा हूँ। ठीक है, 10 चैप्टर ऑलरेडी फिनिश है। तो घटना चक्र मैं यूज़ कर रहा हूँ और घटना चक्र की फिजिक्स की मैं 10 चैप्टर करा रखा हूँ। तो आप एक बार जाके देखो मेरी प्लेलिस्ट को, आपको लगेगा, मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ इस चीज़ का कि आप अगर उस 10 चैप्टर को देखोगे तो आपको फिजिक्स में बहुत ही कम डाउट रह जाएगा एग्जाम में। जहाँ भी जनरल साइंस का पार्ट है ना, वहाँ पे आपको फिजिक्स में कोई डाउट नहीं रह जाएगा। जो कुछ डाउट होगा आप वहाँ पे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। ठीक है, अभी का जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम अच्छे से समझेंगे। मेरा हमेशा कोशिश रहता है कि हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग पे जाएं, मतलब पहले हम क्वेश्चंस के थ्रू जाएं, क्वेश्चंस पे जो क्वेश्चंस को पहले ग्रैब करते हैं, फिर उसके बाद जो कंसेप्ट्स आएंगे ना उसमें उसको हम लोग डिटेल करेंगे, डिमेंसिफाई करेंगे। ठीक है, मेरा हमेशा से यही टारगेट रहा है। ठीक है, तो हम लोग इस चीज़ को करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट हमारा चैप्टर है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। जो भी कंसेप्ट आएगा इसके बिहाइंड मैं पूरा का पूरा बताऊंगा आप लोगों को। अब कह रहा है कि एक 100 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, जिसको हम लोग 10 घंटे के लिए यूज़ करते हैं। एक 100 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसको हम लोग 10 घंटे के लिए यूज़ करते हैं। अब कह रहा है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम इफ द कंजम्पशन कॉस्ट इज ₹5 पर यूनिट। तो इसको सॉल्व करने से पहले ना मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल आती है ना, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ये होता क्या है? तो बेसिकली ये क्या होता है ना, इसकी एक स्टैंडर्ड नोटेशन है, हम लोग कहते हैं किलो वाट आवर। ये हुई आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, मैं कह रहा हूँ आपको पेशेंसली सुनिएगा। मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि आपको ये चीज़ें सारी चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, और अगर समझ में आ जाएगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि उसी से मुझे बूस्ट मिलेगी। अभी तक मैंने कुछ डाला नहीं है वैसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, किलो वाट आवर हो गया। इसका मतलब क्या होता है कि आप अगर हम इसको एक यूनिट लेंगे ना, 1 किलो वाट आवर को कहते हैं 1 यूनिट। ठीक है, तो ये हुआ आपका 1 यूनिट बिजली का बिल। अब इसी में, अब जैसे आप मीटर देखने गए, ठीक है, तो मीटर देख के आपको पता चला कि 90 यूनिट आपने बिजली का बिल यूज किया है एक मंथ में। ठीक है, तो ये 90 यूनिट का क्या मतलब है पता है? कि आपने 90 किलो वाट आवर को यूज किया है पूरे मंथ में। ठीक है, तो अब चलते हैं, समझते हैं क्या होता है। वॉट जो होता है वो पावर की यूनिट होती है, ये तो आपको पता होगा, मैंने अपने पिछले लेक्चर में बता रखा है। तो वॉट जो होती है वो पावर की यूनिट होती है, ये तो हम लोग जानते ही हैं, इससे पहले वाली चैप्टर में बता रखा हूँ आपको। ठीक है, अब हम लोग एक चीज़ समझते हैं, पावर इक्वल्स टू क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, यही तो होता है। और वर्क डन का यूनिट क्या होता है? जूल। टाइम का होता है सेकेंड। अब हमें अगर वर्क डन निकालना हो सिर्फ, अब हमें यहाँ से सिर्फ वर्क डन निकालना है मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा? तो वर्क डन इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं P इंटू टी, दैट इज पावर इंटू टाइम। पावर का होता है वॉट यूनिट, टाइम का क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। अगर इसी को हम स्टैंडर्ड यूनिट पे बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं किलो वाट आवर। तो यही तो है एनर्जी। समझ में आया? तो कितना इजी कंसेप्ट है। बस हाँ, इससे घबराना नहीं है, इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। बस ये इतना आसान चीज़ है ना कि इसको दिमाग में बस फिट करते चलना है। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। और मैं ना मैं रटने दूंगा आप लोगों को, मैं बार बार इसको रिपीट करूंगा। ठीक है, तो याद रखिएगा 1 किलो वाट आवर जो होता है वही मेरा बिजली का बिल होता है, वही 1 यूनिट के बराबर होता है। 1 यूनिट जो हम कहते हैं अपने घरों में या फिर कहीं पर भी किसी लोड में, तो उसका मतलब ये होता है 1 किलो वाट आवर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कैसे आया ये भी मैंने आपको बता दिया। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसको मुझे इरेज कर लेने दीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि 100 वाट का एक बल्ब है। अब देखते चलिए वोल्टेज क्या है। वॉट क्या है? 100 वाट है। कहते हैं यूज किया गया टाइम कितने के लिए? तो 10 आवर के लिए। ठीक है, अब कह रहा है कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम क्या होगा अगर कंजम्पशन का जो कॉस्ट है ना वो ₹5 पर यूनिट ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये कह रहा है। तो पहले हम लोग कन्वर्ट करते हैं, किलो वाट आवर में इसको कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि 1 किलो वाट आवर ही तो हमारा 1 यूनिट होगा ना। जिससे हमें पहला क्या टारगेट क्या है हमारा टारगेट ये है कि कितने यूनिट हमने खर्च किया है। कितना यूनिट खर्च किया का मतलब क्या हुआ? कितने किलोवाट आवर हम लोगों ने यूज किया है, कंज्यूम किया हम लोगों ने, इसका कंजम्पशन किया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं। तो आप देखिए, वॉट दिया हुआ 100, आवर कितना? 10 आवर। ये तो हो गया आपको वॉट आवर। ये क्या हो गया? वॉट आवर। हमको किलो वाट आवर जाना है, तो किलो के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। समझ में आया? क्योंकि हम लोग वॉट ले रहे हैं तो 1000 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद 100 इंटू 10 बाई 1000
यही मैंने किया, तो ये क्या हो गया आपको, किलो वाट आवर हो गया। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, कट करेंगे तो देखिए 1 यूनिट आएगा, 1 किलोवाट आवर आ रहा है, यही तो हम लोगों ने कंज्यूम किया ना। तो 1 किलोवाट आवर की यूनिट दे रखी है कि ये कह रहा है कि 1 किलोवाट आवर मतलब 1 यूनिट यूज़ करने पे वो ₹5 खर्च करता है। ये जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले हैं वो लगा के गए हैं कि अगर आप 1 यूनिट खर्च करते हो तो ₹5 खर्च करोगे। तो मतलब क्या है, मैंने 1 यूनिट खर्च किया तो मैंने ₹5 खर्च करूंगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? तो ये था एक्सप्लेनेशन। अभी जितनी बार आएगी ना मैं आपको बता दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2 से 3 क्वेश्चन देखोगे आपको बहुत आसान लगने लगेगा। हम आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। कह रहा है सेम क्वेश्चन है, अगर एक बल्ब है जो 100 वाट का है, उसको 10 घंटे हम जलाते हैं, कह रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी की एक्सपेंडिचर कितनी होगी। तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, एकदम आराम से सोचते हैं हम लोग। कह रहा है 100 वाट की बल्ब है, इसको हम लोग 10 घंटे जलाएं, 10 आवर। तो ये क्या आया, ये जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, वाट आवर आएगी। हमको किलो वाट आवर चाहिए क्योंकि हमको यूनिट निकालना है किलो वाट आवर में। तो इसको हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे, तभी तो किलो वाट आवर आएगा ना। तो क्या आ रहा है, यहाँ भी तो 1 ही यूनिट आ रहा है, तो हम लोगों ने 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की है। कितना आसान क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं। कह रहा है 5 बल्ब्स ईच ऑफ 100 वाट कैपेसिटी इन अ टनल आर इल्यूमिनेटेड कंटिन्यूअसली फॉर 20 आवर्स, द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी। अब कह रहा है कि 5 बल्ब है, ठीक है, 5 बल्ब है जिसको हम लोग एक टनल में उसको लगातार जला रहे हैं, कितने देर के लिए, तो 20 आवर्स के लिए। एक बल्ब की यूनिट क्या है, 100 वाट। एक बल्ब की 100 वाट है, ठीक है। एक बल्ब की 100 यूनिट है, तो आप देख सकते हैं कि 100 वाट का एक बल्ब है। 5 बल्ब हम लोग यूज़ कर रहे हैं 20 घंटे के लिए। तो कितना बल्ब यूज़ कर रहे हैं, 5 बल्ब यूज़ कर रहे हैं 20 घंटे के लिए। एक बल्ब का है 100 वाट, तो आप देख लो कितना हो गया। तो ये हो गया टोटल 5 to the 10, 100 into 100। ये आपकी आ गई क्या, ये हमारा क्या आ गया, वाट आवर। हमको यूनिट की इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, किलो वाट आवर हमको लाना होता है। 1000 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो 10 यूनिट हमारी बिजली बिल आएगी। अब 1 यूनिट के कितने रुपए लेते हैं वो देखा जाएगा। ठीक है, तो आंसर सी होगा। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि द वैल्यू ऑफ 1 किलोवाट आवर इज, 1 किलोवाट आवर की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो आप खुद देख लीजिए 1 किलोवाट आवर की वैल्यू क्या है, हम समझते हैं। पहले चीज़ समझो कि इसको हम लोग डिसइंटीग्रेट कर दो, तो क्या होगा, 1 किलो वाट इंटू आर। अब देखिए वैल्यू पूछ रहा है जूल में, जूल का मतलब हुआ सेकंड लाना है। ठीक है, अब देखिए किलोवाट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं, ये हो जाएगा जूल पर सेकेंड। इंटू आवर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, आवर में कितना सेकंड होता है, 60 मिनट इंटू 60 सेकंड। कैसे लिखे, 1 आवर में कितना होता है, 60 मिनट होता है। अब ये 60 मिनट में भी सेकंड कितना होगा, तो 60 इंटू 60 सेकंड होगा ना, मैंने तो वही किया है। तो ये हो गया, तो टोटल कितना होगा, 3600 इंटू 10⁻³ सेकंड हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए कहाँ पे है। तो ऑप्शन में दे रखा है, 1 मिनट, ऑप्शन में दे रखा है कि 3.6 अगर एक जीरो को हम नीचे लाते हैं, एक जीरो को यहाँ से नीचे लाते हैं, तो ये 36 इंटू 10⁻5 आ रहा है, तो यही तो हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर ये होगा, करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं है, सिंपल सा मैथ्स है, बहुत सिंपल बेसिक मैथ्स है। अब सेम तरीके क्वेश्चन, तो मैं इसको छोड़ूंगा क्योंकि लगातार 5 क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन हो रहा है, फालतू का वीडियो की वेटेज बढ़ानी हो गई। ठीक है, अब देखिए बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, कितना इजी, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बिल इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ, किससे, क्या वॉट से, वोल्टेज, ओम, एम्पियर, किससे, ओनली वॉट से ना, किलो वाट आवर। हम लोग वॉटेज निकालते हैं जब हम भी दुकान में जाते हैं ना, बोलते हैं ना भैया 12 वाट का बल्ब दे दो। 12 वाट का बल्ब कहने का क्या मतलब हुआ, भैया 12 वाट जो कंज्यूम करेंगे ना, कंजम्पशन लेवल है उसके। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बिल होती है ना, वो वॉटेज में ही निकालते हैं। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और 1 यूनिट की मैंने आपको बता रखा है किलो वाट आवर होता है, सीधी सी बात है।
तो मैं बता रखा हूँ ना, एक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो बिल आती है वो 1 किलो वाट आवर होता है, सीधी सी बात है। ठीक है, इसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब कह रहा है सेम क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको फिर से बता देता हूँ। हाउ मेनी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी कंज्यूम्ड इफ यू यूज अ 60 वाट बल्ब फॉर 5 आवर एवरी डे फॉर 30 डेज। अब देखिए 60 वाट की बल्ब थी, 5 आवर इसको हम डेली चला रहे हैं। कितने दिन तक? 30 दिन तक। तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 6 पंचे 30, 300 इंटू 30 हुआ। यही क्या आया? वॉट आवर आया। मतलब 30 दिन तक हर डे अगर हम 5 घंटे चला रहे हैं तो यही होगा ना। तो कितना हो जाएगा? 9000 वॉट आवर। ये हम कंज्यूम करेंगे। ठीक है, ये हमारी टोटल कंजम्पशन होगी। बट हमको जो बिजली बिल आती है हमारी, वो किस में आती है? जो हमारी बिजली बिल आती है ना, वो किलो वाट आवर में आती है। किलो वाट आवर में आती है। यही तो 1 किलो वाट आवर 1 यूनिट होता है ना। तो ठीक है भैया, हम बताते हैं आपको क्या क्या होगा इसका किलो वाट आवर में। तो 9000 वाट आवर है, तो किलो वाट आवर के लिए बस 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो कट जाएगा। तो हम लोग 9 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेंगे। मतलब समझ रहे हो कि अगर आप एक 60 वाट के बल्ब ला रहे हो, ठीक है, आप डेली 5 घंटा उसको चला रहे हो 30 दिन तक लगातार, तो 9 यूनिट उसकी बिजली बिल उठेगी। अगर आप मान लो कहीं रह रहे हो, जैसे दिल्ली में मान लो कि 8 रुपये यूनिट लेती है, 8 रुपये 1 यूनिट की ले रही है, तो समझ लो कितना लगेगा। तो भी ज़्यादा नहीं लगेगा। तो समझ लो बल्ब जलाने का कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं होता है। ठीक है, समझ में तो आ ही गया होगा। मेरे को लगता है समझ में आ गया होगा। आप अच्छे से देखोगे क्वेश्चन को। अगर समझ नहीं आया तो रिपीट करके देखो, समझ में आ जाएगा। सेम क्वेश्चन अब कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसको कनेक्ट किया गया है 220 वोल्ट जनरेटर से। द करंट इज 0.5 एम्पियर। द पावर ऑफ द बल्ब। देखिए वोल्टेज क्या दे रखा है? 220 वोल्ट। करंट क्या दे रखा है? 0.5 एम्पियर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है पावर। पावर क्या होता है? पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, टाइम तो इसमें कुछ दे नहीं रखा है, लेकिन हाँ ठीक है, चलिए टाइम को निकाल लेंगे। अब देखिए क्या होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब देखिए वर्क डन क्या होता है? वर्क डन मतलब वो एनर्जी। एनर्जी होता है वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम, VIT, वोल्टेज इंटू करंट। अब देखिए जैसे मान लीजिए एक वायर है, ये उसमें रेजिस्टेंस R है, इसमें करंट I फ्लो कर रही है। ठीक है, और इसकी यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगी V बराबर क्या हो जाएगी? I इंटू R। ये बेसिक वोल्टेज ड्रॉप इक्वेशन है वायर की। ठीक है, अब अगर हम आपसे पूछें कि इसकी पावर क्या होगी, तो पावर होता है वोल्टेज इंटू करंट का प्रोडक्ट, यही होता है वॉट। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो वोल्टेज इंटू करंट होता है वॉट। वोल्टेज कितना दे रखा है? 220 वोल्ट। करंट कितना है? 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो एक 10 नीचे आ जाएगा, 10 से 10 कट गया तो हो गया आंसर, 110 वाट आ जाएगा। कुछ था इसमें? कुछ भी नहीं था। तो आपको बस याद रखना है पावर जो होगा ना वो वोल्टेज इंटू करंट होता है। ठीक है, जैसे और मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपके लिए और आसान रहे। मान लो एक ये वायर है, ये रेसिस्टेंस है वायर की। देखिए रेसिस्टेंस क्या होता है ना, किसी भी वायर में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि करंट के फ्लो को अपोज करती है। ठीक है, जैसे आप रास्ते पे चलते हो तो आपको फ्रिक्शन मिलती है ना, जैसे फ्रिक्शन होती है ना रास्ते पे, वैसे ही वायर के अंदर रेसिस्टेंस होती है। ठीक है, तो ये करंट ऑफ के फ्लो को अपोज करेगी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। पावर क्या होता है? पावर इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू करंट। वोल्टेज की यूनिट होती है वोल्ट, करंट की यूनिट होती है एम्पियर, और वोल्ट इंटू एम्पियर जो होती है ना, इसी को हम कहते हैं वॉट। यही तो हुआ पावर। समझ में आ गया? और एक रिलेशन जान लीजिए, V इक्वल्स टू IR होता है, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ओम्स लॉ के तहत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब मैं आपको कुछ कुछ चीजें बता देता हूं। अब एक चीज समझते हैं, दो कंसेप्ट है, एक है सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर, एक होता है पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर। ठीक है, इसको समझते हैं। तो एक चीज समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ये दो रेजिस्टर है R1 और एक है R2। अगर हम इसको ऐसे कनेक्ट करें, कि करंट जो इसमें फ्लो हो रहा है I, वो सेम करंट दूसरे रेजिस्टर में फ्लो कर जाए।
आई, ये मान लीजिए I1 I2 है, तो I1 इक्वल्स टू I2 हो जाए। मतलब सर्किट में ऐसे जगह हम इस R1 R2 कनेक्ट करें कि करंट की वैल्यू दोनों में सेम हो जाए, ठीक है। तो उस कंडीशन को कहते हैं सीरीज कंडीशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसमें क्या होता है ना कि रेजिस्टेंस, अगर हम इसको, अगर यहाँ कोई कह दे कि भाई मेरे को बताना कि यहाँ से यहाँ तक की रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज आर इक्विवेलेंट क्या होगा इस ब्रांच का, तो मैं कहूँगा आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2, क्योंकि यहाँ सिर्फ 2 रेजिस्टर है। अगर मान लीजिए ऐसे से मैं 10 और रेजिस्टर लगा दूँ तो सारे रेजिस्टर ऐड हो जाएंगे, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। अब इसी तरीके से हम पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। समझ में आ गया सीरीज कॉम्बिनेशन? एक बार पॉज करके अच्छे से देख लीजिए, कुछ नहीं है ये। अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन समझते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि 2 रेसिस्टर है, मान लीजिए ये रेसिस्टर 1 है R1, और इसी तरीके से एक और रेसिस्टर ले लेते हैं R2 ले लीजिए, ठीक है। यहां क्या होगा ना, यहां इस दोनों के बीच जो हम वोल्टेज लेंगे ना वो सेम हो जाएगा। मतलब जो वोल्टेज ड्रॉप इस पे हो रहा है वही वोल्टेज ड्रॉप उस R1 R2 दोनों पे सेम हो जाएगा। अब एक चीज़ हम समझते हैं, करंट लेते हैं, तो यहाँ मान लीजिए I लिए हम, तो इसमें I1 चला जाएगा, इसमें I2 चला जाएगा, ठीक है। तो करंट दोनों में डिफरेंट जाएगा बट वोल्टेज ड्रॉप सेम होगा, तो यहाँ I मिल जाएगा। अब देखिए वोल्टेज ड्रॉप निकालते हैं R1 के थ्रू, ठीक है। अगर हम थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का, हाँ, अगर मानिए हम वोल्टेज ड्रॉप निकाल रहे हैं कि कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ R1 के थ्रू, तो वो हो जाएगा I1 V इक्वल्स टू IR होता है इंटू R1, ठीक है। इसी तरीके से वोल्टेज ड्रॉप हम निकाल दे R2 की तरह कि R2 पे कितना ड्रॉप हुआ है, तो ये हो जाएगा I2 इंटू R2, ठीक है। और याद रखना कि वोल्टेज ड्रॉप R1 के थ्रू बराबर हो जाएगा वोल्टेज ड्रॉप R2 के थ्रू, ठीक है। यही है। अब अगर हम इसमें R इक्विवेलेंट की बात करें ना, R इक्विवेलेंट की, तो ये इस तरीके से निकलता है। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि ये जनरल साइंस का पेपर है, इसमें कुछ जरूरत ज़्यादा डीप नहीं, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं पढ़ रहे हो। तो 1/R इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस, अगर 2 से ज़्यादा हो, मान लीजिए 2 3 4 5 भी कनेक्टेड हो, तो प्लस डॉट 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 R 1/Rn तक चला जाएगा। तो ये था पैरेलल का। इससे पहले मैंने आपको बता दिया सीरीज कॉम्बिनेशन का, ये हो गया पूरे पैरेलल कॉम्बिनेशन का। अब इसी को यूज़ करेंगे आगे। अब हमको कुछ नहीं जानना है इसमें, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट हैविंग 2 पैरेलल रेजिस्टर इज इतना। तो R इक्विवेलेंट दे रखा है, टोटल रेजिस्टेंस दे रखा है आपको 1.403 किलो ओम, ठीक है। अब कह रहा है अगर एक रेजिस्टर की वैल्यू R1 दे रखा है 2 किलो ओम, ठीक है, तो अदर रेजिस्टर क्या होगा। तो मैं आपको बताया था ना कि देखिए 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, यही बताया था। अब इसको देखते हैं, इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 1/R इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 प्लस R2/R1 R2, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं आपको सिंप्लीफाई कर देता हूं, अगर सिर्फ 2 रेसिस्टर दिया हुआ है ना ब्रांच में, सिर्फ 2 ही पैरेलल में है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 इंटू R2/R1 प्लस R2। याद रखिएगा, इसको आप ध्यान रख लीजिए, आपको बार बार ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर 2 इक्विवेलेंट रेसिस्टर दिया हुआ है तो। अब देखिए R इक्विवेलेंट हमको दिया हुआ है, यहां पे यूज करेंगे 1.403 किलो ओम, और हमें R1 दिया हुआ है 2, हमें R2 निकालना है, तो सॉल्व कर लेंगे। अब सॉल्व कर लेंगे आराम से, तो इसकी वैल्यू आ गई 4.70, ठीक है। कर लीजिएगा आराम से सॉल्व, सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन एडिशन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है कि इफ द 2 bulbs in a house, one glows brighter than the other, in this context which of the following statement is correct। अब देखिए, एक चीज मैं आपको बताता हूं, पावर क्या होता है, V इंटू आई होता है। मैंने आपको बताया था ना, वोल्टेज इंटू करंट पावर होता है। वोल्टेज की होती है यूनिट वोल्ट, और करंट की होती है एम्पियर। तो वोल्ट इंटू एम्पियर, अगर इस दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो होता है वॉट। यही मैंने बताया था ना पावर का। अब इसको रेसिस्टेंस की टर्म में लिखने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए पावर और हमको क्या पता है, V इक्वल्स टू आई इंटू आर, ये पता है। तो एक काम करते हैं हम लोग, हाँ, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V/R, इसको रिप्लेस कर देते हैं इसमें। तो पावर क्या हो जाएगा,
वी स्क्वायर बाई आर, या इसको ही हम अगर मानिए आई की जगह वी को रिप्लेस कर दे तो क्या हो जाएगा, तो आई स्क्वायर आर। ठीक है, तो हम अभी एक ही रिलेशन को लेकर चलते हैं, कंफ्यूजन ना हो। तो इससे क्या पता चल रहा है कि पावर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। समझ में आ रहा है? पावर जितना कम होगा, रेजिस्टेंस जितना कम होगा उस बल्ब का, पावर उतना ज़्यादा होगा। ये समझ में आ गया? ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है आपको? तो क्या हुआ, आपको ये समझ में तो आ गया कि पावर जो है इनवर्स प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है। मतलब क्या है, अब ये क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। एक बल्ब जो ब्राइटर ग्लो कर रहा है, ब्राइटर ग्लो करने का मतलब क्या हुआ, अगर बल्ब ब्राइटर ग्लो कर रहा है तो पावर ज़्यादा ले रहा है, मतलब रेजिस्टेंस उसकी कम होगी। ठीक है, तो उल्टा हो जाएगा। कहता है द डिम बल्ब हैज़ द लार्जर रेजिस्टेंस, बिल्कुल होगा, जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उसका पावर कम होगा। कॉन्टेक्स्ट है, सीधी सी बात है। आपको याद क्या रखना है, पावर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, इतना ही ध्यान रखना है। तो ये कंटेक्स्ट सही है। आगे बढ़ते हैं। अब सेम क्वेश्चन है, कह रहा ऑफ द टू बल्ब्स इन हाउस वन ग्लोज ब्राइटर देन द अदर, विच ऑफ द टू हैज़ द लार्जर रेजिस्टेंस। ठीक है, देखिए, तो मैंने आपको बताया था, मैं फिर से बता देता हूँ कि पावर जो होता है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। ठीक है, रेजिस्टेंस जिसका कम होगा पावर वो ज़्यादा होगा, पावर कंज्यूम ज़्यादा करेगा। ठीक है, तो समझ लीजिए, कह रहा है विच ऑफ द टू हैज़ द लार्जर रेजिस्टेंस। तो लार्जर रेजिस्टेंस होने के लिए क्या होना चाहिए कि बल्ब में पावर कम होना चाहिए। पावर कम का मतलब डिम जलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे पावर कम मतलब बल्ब डिम जलेगा, बल्ब ज़्यादा ब्राइटर ग्लो नहीं करेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, सेम ही क्वेश्चन, सेम तरह का क्वेश्चन ही है। कह रहा है हाउ टू आइडेंटिकल बल्ब शुड बी कनेक्टेड टू गेट मैक्सिमम लाइट। ठीक है, आप एक चीज़ याद रखिए, अगर हमको दो बल्ब को जोड़ना है ना, घर में हमारे घर का जो अप्लायंसेस होता है ना वो पैरेलल में कनेक्टेड होता है। हमेशा याद रखिएगा, हमारा जो घर का जो कनेक्शन होता है ना जहाँ पैरेलल में होता है, पैरेलल कनेक्शन में ना हमको वोल्टेज फ्लक्चुएशन ज़्यादा नहीं मिलता है। ठीक है, तो अगर मैक्सिमम लाइट का कॉम्बिनेशन चाहिए हमको तो दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन कहने का मतलब क्या हुआ, एक बल्ब ये हो गया, दूसरा बल्ब ये हो गया। ठीक है, मतलब करंट डिवीजन ठीक है, करंट डिवीजन होगा बट वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, दोनों का सेम रहेगा। ठीक है, अब इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। वैसे मैं आपको एक चीज़ समझा ही देता हूँ, एक्सप्लेनेशन देखने की भी जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए दो रेसिस्टेंस है R1, R ही मान लेते हैं, दोनों की रेजिस्टेंस सेम है, दोनों बल्ब की R और R मान लेते हैं, तो इसकी R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगी, क्या होगी, मैंने आपको पढ़ाया था ना, दो पैरेलल रेजिस्टर है तो R इंटू आर बाई आर प्लस आर, तो ये क्या हो जाएगी 2R बाई 2R, सॉरी R स्क्वायर बाई 2R, R से R कट गया तो R बाई 2। दैट इज अगर हम पैरेलल लगाते हैं तो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू हाफ हो जाती है। अगर दो रेजिस्टेंस को जिसकी वैल्यू इक्वल है अगर उसको हम पैरेलल लगाते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू हाफ हो जाएगी। और आपको क्या पता है आपको क्या पता है कि पावर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। अगर रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा ना, वही कंसेप्ट है। अगर हम पैरेलल में रेजिस्टेंस को लगा देते हैं, दो बल्ब को लगा देते हैं, तो उससे क्या होगा, मेरा रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस कम होगा तो पावर ज़्यादा हो जाएगा। सो दोनों को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, किस लिए, तो लाइट मैक्सिमम से मैक्सिमम हमें मिले इसके लिए। इसमें कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। अब हम इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए बार बार एक ही टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, बार बार, ठीक है। इस एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है पावर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है। और अगर हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस R/2 हो जाएगा, अगर सेम रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हैं तो, ठीक है। अब चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। कह रहा है अ डायनेमो विच इज सेड टू बी अ जनरेटर टू बी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली एक्ट्स एज ए। एक चीज़ आप याद रखिएगा कि डायनेमो का मतलब होता है ना जनरेटर। तो जनरेटर क्या करता है ना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। मान लीजिए आपका ये एक जनरेटर है, तो ये क्या करेगा ना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, डायनेमो की बात की, तो डायनेमो का मतलब होता है जनरेटर। जो जनरेटर तो किसकी तरह एक्ट करेगा ये बताऊँ, तो अब यहाँ क्या कर रहा है, एनर्जी ही तो कन्वर्ट होता है ना, कन्वर्सन ऑफ एनर्जी ही तो होता है जनरेटर में, ठीक है। आप उसमें मैकेनिकल पावर से आके उसको उसके हैंडल को रोटेट करते हो और उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। और एक चीज़ और समझ लेते हैं, ये जो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल है ना, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिकली रोटेट करते हैं उसके शाफ्ट को, ठीक है। अब हम समझा देते हैं थोड़ा सा, देखिए
हालांकि इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, ये इस शाफ्ट को हम लोग रोटेट करेंगे ओमेगा से स्पीड से, इसके अंदर की जो कॉइल होगी ना वो रोटेट होगी, जिससे क्या होगा, अगर अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ क्या है कि अगर आप किसी भी कॉइल को रोटेट करते हो, किसी भी कंडक्टर को रोटेट करते हो दो मैग्नेटिक सर्किट के बीच में, दो मैग्नेटिक मैग्नेट्स के बीच में ना, तो वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इंडक्शन होता है। इंडक्शन होता है आपको वोल्टेज का, वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा तो, और उस वायर में रेजिस्टेंस है तो करंट आएगा। तो यही कंसेप्ट है कि आप किसी भी अगर शाफ्ट को रोटेट कर रहे हो, वो शाफ्ट अगर किसी फ्रेम से रिलेटेड है, वो शाफ्ट अगर किसी आर्मेचर से कनेक्टेड है, तो आर्मेचर को जो उस कंडक्टर को हम रोटेट कराएंगे ना मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराने के कारण क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाता है। अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो जा रहा है उसमें, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो क्या हुआ, हम लोगों ने उसमें क्या दिया था, मैकेनिकल एनर्जी दिया था, हम लोग उसको रोटेट करा रहे थे, और रोटेट कराने के बाद वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ क्या हुआ, एनर्जी कन्वर्जन ही तो हो रहा है ना, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल जा रहे हैं। और अगर हम मोटर की बात करें तो इलेक्ट्रिकल हम उसमें डालते हैं एनर्जी, और वो बाद में रोटेट होता है, तो इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल मोटर हो गया, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल रोटर जनरेटर हो गया, जिसको हम लोग डायनामो भी कहते हैं। तो सिंपल सा बात है, ये एनर्जी कन्वर्टर डिवाइड है, तो कन्वर्सन ऑफ एनर्जी विल टेक प्लेस। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है डायनामो सेम क्वेश्चन इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स, क्या करता है, तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये याद रखिएगा, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। देखिए कितनी बार कहाँ कहाँ पूछा है, यूपीपीसीएस में पूछा है, बीपीएससी में पूछा है, फिर बार बार यूपीपीसीएस में पूछा है। डायनामो सेम क्वेश्चन, डिवाइस है। आगे बढ़ते हैं, कन्वर्सन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डायनामो क्या करेगा आपको पता है, मैंने बता दिया हूँ। अब देखिए, डायनामो जो होता है ना जनरेटर होता है, और टर्बाइन्स जो लगा होता है ना वो भी जनरेटर ही होता है। तो यहाँ क्या करेगा, इज यूज टू कन्वर्ट विच एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किस एनर्जी को कन्वर्ट करता है, तो ये मैकेनिकल एनर्जी। हम उसको उसके शाफ्ट को रोटेट करते हैं, जिसकी वजह से दो मैग्नेट के बीच में कंडक्टर को रोटेट करने की वजह से उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। व्हेनेवर कंडक्टर इज रोटेटेड इनसाइड अ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड शुड नॉट बी, अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहा तो हम लोग कंडक्टर को रोटेट करवा दिए तो वेरिंग हो गया, तो उससे क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, फ्लक्स चेंज होगा और वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा, जिसकी वजह से करंट आएगा। तो वो काम होता है आपको जनरेटर का, ठीक है। तो यहाँ मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कह रहा है व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मोशन। अब देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग मोशन में कन्वर्ट किए हैं, तो यहाँ पे कोई लॉस नहीं होगा, देयर इज नो हीट लॉस, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं मोशन में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज। सीधी सी बात है। अब देखिए, हम लोग क्या पढ़े थे, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल मिल रहा था, तो ये हो गया था जनरेटर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं पानी जम गया, तो आप एक मोटर ला के लगा देते हो और आप स्विच ऑन कर देते हो, मोटर रोटेट करता है और इस पानी को बाहर की तरफ फेंकता है। तो यहाँ क्या कर रहे हो, आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो और मैकेनिकल बन रहा है, ये मैकेनिकल एनर्जी बन रहा है, तो ये इलेक्ट्रिकल मोटर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रिकल मोटर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सेम क्वेश्चन बार बार पूछेगा। कह रहा है इन इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है, तो हीट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ऐसा है क्या, बिल्कुल ऐसा ही है। आप उसमें सप्लाई देते हो, मोटर में क्या होता है कि आप इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिए उसमें, ठीक है, और वो मोटर खुद में फेड था और वो मोटर बाद में उसके शाफ्ट रोटेट हुई, ठीक है। आप उसमें एनर्जी देते हो और उसकी शाफ्ट रोटेट करती है। तो याद रखिएगा हमेशा, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल हो रही है तो मोटर हो गई, और अगर मैकेनिकल हम दे रहे हैं इनपुट और इलेक्ट्रिकल मिल रही है तो जनरेटर हो गई। इतना ही जानना है हमें, ज़्यादा जानना नहीं है, क्योंकि हम लोग जनरल साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सी इसका आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन कह रहा है द डिवाइस विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे दोनों काम करता है, मोटर भी रोटर भी, मतलब डायनेमो भी, जनरेटर भी और मोटर भी। अब देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंडक्शन है ना, इसका कंसेप्ट दिया गया था फेराडे के द्वारा, इसको कहते हैं फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें कहा जाता है कि किसी भी, तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये बैटरी करता है।
ठीक है। अब इसमें क्या होता है, दो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सेल्स होता है दैट कन्वर्ट स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ बैटरीज दैट बट ऑल हैव थ्री बेसिक कंपोनेंट है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोलाइट। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप कभी बैटरी देखे होगे, इस तरीके का सेल देखे होगे, डब्बा, ठीक है, उसमें एक इलेक्ट्रोरॉड रहता है, मतलब रॉड तरीके का रहेगा, बट वो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज करता है। एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है, ठीक है, एक एनोड एक हुआ, एक कैथोड, ठीक है। इसके अंदर कुछ सॉल्यूशन होते हैं, मतलब एक तरीके से आयनिक सॉल्यूशन होते हैं जो ब्रेक करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में, ठीक है। तो यही कंडक्शन कराता है, बैटरी इसी तरीके का होता है। तो आप समझ लीजिए बैटरी में क्या होता है, केमिकल एनर्जी जो होता है ना वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो मैंने आपको दो तीन चीज़ बताया, जनरेटर की केस में जनरेट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, मतलब मैकेनिकल इनपुट करेंगे और इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलेगा। मोटर के केस में क्या होगा, हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई देंगे और हमको मैकेनिकल आउटपुट मिलेगा, ठीक है। और अगर हम बैटरी की बात करते हैं तो केमिकल एनर्जी रहता है और वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। फिर यहां से हम लोग कनेक्शन देके ले आते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक मोटर ऑपरेटिंग एट लो वोल्टेज टेंड्स टू बर्न आउट। अगर हम इलेक्ट्रिक मोटर को लो वोल्टेज पे चलाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। अब देखते हैं, सुनिए। अगर वोल्टेज लो हो तो करंट की वैल्यू सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, काफ़ी बढ़ जाती है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, देखिए जैसे एक सर्किट डायग्राम में बनाता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हो गई मोटर, ये हो गई उसकी इंटरनल सर्किट। मैं कुछ बस नॉर्मल सा बता रहा हूँ, कुछ भी इसमें सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मोटर में क्या करते हैं हम लोग, मोटर में हम लोग सप्लाई देते हैं, ठीक है, और सप्लाई दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये ईजी बैटरी हो गई जो हम लगाए हैं, ठीक है, और ये सप्लाई दे रहा है और बाद में क्या होगा, ये मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करेगा। तो हम लोग यहाँ से सप्लाई दे रहे हैं इसको, मान लीजिए करंट आई आ जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या किए, एक शाफ्ट लगा दिए जो रोटेट होगा, ठीक है। तो ये मैकेनिकल एनर्जी हम लोग ले लिए और हम लोग दे क्या रहे हैं, यहाँ से वोल्टेज सोर्स लगाए हैं, तो ये हम लोग दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई की था, मैकेनिकल आउटपुट मिला, तो ये हो गया मोटर, ठीक है। अब इसको ही उल्टा कर देंगे तो जनरेटर हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर हम लोग इसको लो वोल्टेज पे ऑपरेट करेंगे तो ये जल क्यों जाएगा। अगर मानिए तो ये जो करंट हुआ उसको हम कैसे लिख सकते हैं, I इक्वल्स टू V माइनस ये ई जी बाई ये R मान लीजिए, रेजिस्टेंस मान लेते हैं सर्किट की R। अब कह रहा है हम लोग लो वोल्टेज पे जनरेट किए, तो अगर हम लोग बहुत ज़्यादा कम लो वोल्टेज पे करते हैं तो करंट की वैल्यू जो आएगी बहुत ज़्यादा आ जाएगा। मतलब ईजी अगर हम बहुत कम रखते हैं तो करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा आ जाएगा, करंट ज़्यादा आ जाएगा तो ये बर्नआउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा कंडीशन है, तो ये बर्नआउट कंडीशन हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है फैराडे कांस्टेंट क्या होता है। तो फैराडे कांस्टेंट क्या होता है, ये फैराडे जो कांस्टेंट होता है ना कि यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो फैराडे कांस्टेंट रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब समझ रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज जो जनरेट हो रहा है एक मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं हम लोग सिंबल एफ से, ठीक है, इसको डिनोट करते हैं सिंबल एफ से। और ये जो नाम दिया गया ना, ये इंग्लिश साइंटिस्ट थे माइकल फैराडे, उनके नाम पे। ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हर जगह कांस्टेंट रहेगी और इसकी जो एक्सेप्टेड वैल्यू है वो 96485.3321 कूलम पर मोल है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिए तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको समझ सकते हो कि एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। बस बहुत ज़्यादा इसमें डीप डाइव नहीं करना है क्योंकि कोई फायदा नहीं है करके। क्वेश्चन नंबर 24 पर जा रहे हैं, ये सिविल सर्विसेज में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ मोटर कार बैटरी, ठीक है। मोटर कार बैटरी कह रहा है द वोल्टेज इज यूजुअली 12 वोल्ट, ठीक है। मोटर की कार बैटरी की बात कर रहा है। इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऐसा है क्या, देख लेते हैं आगे। कह रहा है इलेक्ट्रोड आर लीड एंड कॉपर, ठीक है। और कह रहा है कैपेसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन एम्पियर आवर। तो देखिए ज़्यादा अगर हम कंडीशन पे जाएंगे ना तो उसकी वोल्ट रेटिंग नियरली 12 वोल्ट ही होती है और उसको एम्पियर आवर में ही हम लोग मेजर करते हैं उसके यूनिट को। आप अगर कभी फ़ोन की बैटरी निकालोगे ना तो मिली एम्पियर आर लिखा रहता है, ठीक है।
ये होती है फ़ोन की मिली में, मतलब 10⁻³ में। अगर हम लोग एम्पियर आवर की बात करेंगे ना, देखिए एक तो चीज़ समझ लीजिए कि एम्पियर भी एक बहुत बड़ी यूनिट है, ठीक है। किलो एम्पियर भी होती है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के केस में, लेकिन हम लोग ये यहाँ पे नॉर्मल बैटरी में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन 1 और 4 सही होना चाहिए, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। इसका एक्सप्लेनेशन रीड कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है मोटर कार बैटरी यूजुअली हैव 6 2 वोल्ट सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज। तो 2 वोल्ट की 6 बैटरी को हम सीरीज में लगाते हैं, तो 6 को ऐड कर लेंगे तो 12 वोल्ट हो जाएगा। लगभग 12 वोल्ट के हम पोटेंशियल का ही लेते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब कह रहा है द कैपेसिटी ऑफ बैटरी इज एक्सप्रेस्ड इन एम्पियर आवर, एम्पियर आवर में ही नोटेट करते हैं, ठीक है। एन एम्पियर आवर इज द टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रांसफर्ड व्हेन अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज टू इन 1 आवर। अगर कितना चार्ज फ्लो किया है, कितना चार्ज ट्रांसफर किया गया है एक पर्टिकुलर करंट से, 1 घंटे अगर हम करंट फ्लो कर रहे हैं एक वायर में, तो कितना अमाउंट ऑफ चार्ज पास करेगा, उसी को हम लोग जानते हैं एम्पियर आवर रेटिंग से, ठीक है। तो ध्यान रखना है। अब कह रहा है, अब देखिए इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज करते हैं कार बैटरी में, तो यूज करते हैं 35% सॉल्यूशन बाय वेट सल्फ्यूरिक एसिड विथ 65% ऑफ वाटर। याद रखिएगा 35% सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, 65% वाटर में मिक्स करते हैं, ये जो सॉल्यूशन बनता है यही इलेक्ट्रोलाइट को यूज करते हैं हम लोग बेसिकली, ठीक है। और इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड होता है रॉड, जिससे हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव आयन को जनरेट करते हैं, वो यूज करते हैं लेड का। तभी तो कहते हैं ना कार से लेड की इमिशन हो रही है, ठीक है। तो लेड डाइऑक्साइड मोस्टली यूज करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको ध्यान रख सकते हो। इस क्वेश्चन को आप जैसे कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसको मार्क करके रख लो कि हाँ इस क्वेश्चन को हम फिर से देखेंगे, फिर से विजिट करेंगे। रिविजिटेशन का होना चाहिए हमारे पास एटीट्यूड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, कह रहा है निकल कैडमियम जो बैटरी होता है उसमें क्या यूज़ किया जाता है। इसमें कैलकुलेटर किस किस में यूज होता है, ठीक है, ये किस किस चीज़ में यूज होता है। तो कैलकुलेटर में, कॉर्डलेस इलेक्ट्रॉनिक एप्लियंसेस में, ट्रांजिस्टर्स में, ये तीनों में यूज होता है। याद रखिएगा ये तीनों में यूज होता है, ठीक है। तो हम लोग निकल कैडमियम बैटरी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो निकल कैडमियम बैटरी जो होता है ना, एक तरह का रिचार्जेबल बैटरी होता है। रिचार्जेबल बैटरी कहने का मतलब हुआ कि इसको आप रिचार्ज कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप अगर ये बैटरी ऐसा नहीं होगा कि जैसे यूज़ किया और फेंक दिया, जैसे घड़ी की बैटरी होती है, हम लोग क्या करते हैं उसको एक बार यूज़ किए नहीं यूज़ हुआ फिर हम लोग उसको फेंक देते हैं, ठीक है, फिर हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं, दूसरी बैटरी लेके आते हैं। बट यहाँ क्या है, यहाँ ऐसा नहीं है, यह रिचार्जेबल बैटरी होता है। अब देखिए, तो निकल कैडमियम बैटरी जो है वो एक रिचार्जेबल बैटरी होती है जो यूज़ करती है निकल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड को और मेटेलिक कैडमियम को एज इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स मतलब जो रॉड्स जो मैंने आपको बताया था। वाइल पोटासियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड एज अल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब जो लिक्विड होता है उसमें वो। इट इज यूज इन कैलकुलेटर में यूज होता है, ये कॉर्डलेस इलेक्ट्रॉनिक एप्लियंसेस में यूज होता है, ट्रांजिस्टर्स में यूज होता है, पोर्टेबल पावर टूल्स में यूज होता है, फोटोग्राफिक इक्विपमेंट में यूज होता है, फ्लैश लाइट में यूज होता है। तो ये सारी बातें थी निकल कैडमियम सेल की। याद रखिएगा निकल कैडमियम नॉर्मली पूछता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। ये पूछा गया है 44वें बीपीएससी 2000 में। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड एज फिलामेंट इन लाइटनिंग बल्ब। फिलामेंट में बचपन से सुनते आ रहे हैं टंगस्टन यूज होता है। टंगस्टन यूज होता है फिलामेंट के केस में क्योंकि इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। कितनी होती है, तो 3422 डिग्री तक इसको अगर आप ले जाओगे ना तब तक ये मेल्ट नहीं करेगी, ये पिघलेगी नहीं, ठीक है। पिघलेगी नहीं मतलब समझ रहे हो आप कि तब तक उतने गर्मी को वो झेल सकती है, इसलिए इसको बल्ब में यूज़ करते हैं। अब इसके बारे में कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट जान लेते हैं क्योंकि टंगस्टन जो है बहुत ही यूनिवर्सल मेटल है, ठीक है। टंगस्टन मेटल इज यूज्ड एज फिलामेंट इन लाइटनिंग बल्ब, बचपन से सुनते आ रहे हैं। 1781 में कार्ल विल्हेम सीलेन एंड टॉर्बन बेरंगमैन सजेस्ट किए थे दैट इट माइट बी पॉसिबल टू ऑब्टेन अ वेरी न्यू मेटल बाय रिड्यूसिंग टंगस्टन एसिड। टंगस्टन एसिड को रिड्यूस करके एक मेटल निकाला जाए, निकल गया। दो साल के बाद दैट इज 1783 में जुआन जॉस जो थे एंड फॉस्टो इलियोर वेयर द फर्स्ट टू आइसोलेट टंगस्टन थ्रू द रिडक्शन ऑफ इट्स एसिड विथ चारकोल की मदद से टंगस्टन जो एसिड थी उससे रिड्यूस करके टंगस्टन मेटल को निकाला गया, ठीक है। तो इसीलिए अब इन्होंने रिड्यूस किया तो इनको दिया जाता है क्रेडिट कि आपने ही निकाला उसको, ठीक है। याद रखिएगा इसकी मेल्टिंग पॉइंट देखिए 3422 डिग्री सेल्सियस, आप समझ सकते हो 40 डिग्री सेल्सियस होते तो आप रोने लगते हो। 3422 डिग्री सेल्सियस तक जाने तक ये पिघलेगी नहीं, और अगर इसको खौलाना है तो समझ लीजिए 4 टाइम्स 5 लगाना पड़ेगा आपको डिग्री सेल्सियस में। अब आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ, बिल्कुल टंगस्टन का बना होता है। अभी जस्ट जाने फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एन ऑर्डिनरी लाइट बल्ब हैज अ रादर शॉर्ट लाइफ बिकॉज, एक जो ऑर्डिनरी बल्ब होता है उसका बहुत छोटा लाइफ होता है, बहुत जल्दी समय वो
फ्यूज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये क्वेश्चन IAS प्रीलिम्स 1999 में पूछा गया है, तो हम लोग इसको समझ लेते हैं अच्छे से। ठीक है, कहता है फिलामेंट वायर इज नॉट यूनिफॉर्म। ये एक वजह हो सकता है कि फिलामेंट वायर यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म नहीं होने का मतलब क्या होता है कि जैसे वायर ये हुआ, तो ऐसी वायर नहीं है, कहीं ऐसी वायर, जैसे कहीं पे थिकनेस सही है, कहीं पे एकदम पतली सी गई है, कहीं ऐसे हो गई है। ठीक है, तो ये भी एक वजह हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कह रहा है बल्ब कैन नॉट बी इवैक्यूएटेड कंप्लीटली, ये भी सही है। ठीक है, कह रहा है वायर सपोर्टिंग द फिलामेंट मेल्ट एट हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मिल गया तो ये सपोर्ट। अब जैसे देखिए फिलामेंट ये थी, ठीक है, लेकिन फिलामेंट के जॉइंट पे जो जो वायर हम लोग लगा के रखते हैं ना, ये जॉइंट पे, तो हो सकता है जो सपोर्ट कर रहा है ना इसको बल्ब में लगने के लिए, तो वो जो सपोर्टिंग मेटल है वही पिघल जाए, ये भी एक कारण हो सकता है। बिल्कुल, तो ऑल 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आर विल बी द करेक्ट आंसर, तो डी होगा। ठीक है, तो यही था, इसमें तो कुछ ज़्यादा समझना नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। कह रहा है द टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट ऑफ लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब इज जनरली। अब देखिए फिलामेंट का मैंने आपको क्या बताया था, लगभग 3000-3500 कह सकते हो। लेकिन देखिए नॉर्मली क्या होता है ना कि ये सारे क्वेश्चन ना थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन होते हैं। अब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर उसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है, तो कहीं पे 3000 मान लेता है, कहीं 2500 मान लेता है, कहीं 2000 मान लेता है। वो डिपेंड करेगा कौन सी PCS कंडक्ट करवा रही है उस एग्जाम को, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जो RAS थी, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उन्होंने माना था कि 2000 से लेकर 2500 डिग्री सेल्सियस तक इलेक्ट्रिक बल्ब की फिलामेंट की टेम्परेचर कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 31 नंबर क्वेश्चन, लाइटनिंग कैन इवन बर्न अ ट्री बिकॉज इट कंटेन्स ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, लाइटनिंग मतलब क्या है, थंडर स्टॉर्म, ये फ्रिक्शन की वजह से आती है, तो इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, सेम क्वेश्चन है। अब देखते हैं, कह रहा है ये स्टेटमेंट असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। कह रहा है लाइटनिंग कंडक्टर्स प्रिवेंट बिल्डिंग फ्रॉम डैमेजेस इन द इवेंट ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक। देखिए इसमें क्या होता है, वही लाइटनिंग कंडक्टर जो गांधी जी को कहा गया था कि लाइटनिंग कंडक्टर हैं, वो ब्रिटिश को सेव करते हैं हमेशा। अब देखिए ये हमारी बिल्डिंग है, मान लीजिए ये खिड़की हो गया। अब इस पर ना एक मेटल लगाते हैं हम लोग, अगर आपको याद होगा तो ऐसे लगाते हैं। अब यहाँ से लाइटनिंग कंडक्टर इस पर फॉल किया, समझ लो, ये क्या करता है, ये कंडक्टर ऐसे करके इसको ग्राउंड कर देता है। तो जो लाइटनिंग कंडक्टर इस पर फॉल करता है ना, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इस पर फॉल करता है ना, उसको वो ग्राउंड में उतार देता है, तो बिल्डिंग उससे बच जाती है, बिल्डिंग उस शॉक से बच जाती है। तो यही काम होता है। लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम होती है हाइयर वोल्टेज पे। ठीक है, अगर वोल्टेज बहुत ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाती है। नॉन लीनियर रेजिस्टर यूज़ करते हैं यहाँ पे। देखिए अब इतना ज़्यादा आपको नहीं जाना है, लेकिन समझ लीजिए। तो क्या होता है, जैसे इस पर हाई वोल्टेज गिरती है, तो जो लाइटनिंग कंडक्टर होती है ना, उसकी वोल्टेज की वैल्यू लगभग 2000 से लेकर 10,000 किलो वोल्ट तक होती है। दैट इज 5 kV, 20 kV, 30 kV ऐसे फॉल करती है। तो रेजिस्टेंस बहुत डाउन हो जाती है, तो जो वोल्टेज होती है इस पर फॉल करती है और वो बाहर की तरफ निकल जाती है, तो बिल्डिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसी तरह कार को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग करते हैं, वो बाद में समझने वाली बात है। तो कह रहा है लाइटनिंग कंडक्टर प्रिवेंट्स बिल्डिंग फ्रॉम डैमेजेस इन द इवेंट ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक, बिल्कुल करेक्ट है। अब रीजन देख लेते हैं। कह रहा है द इलेक्ट्रिक चार्ज कंडक्ट टू ग्राउंड थ्रू द वायर्स इंस्टेड ऑफ पासिंग थ्रू द स्ट्रक्चर, बिल्कुल वो बाहर से पास कर देती है इन कंडक्टर के थ्रू, तो ये दोनों करेक्ट है। सो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द गिवन असर्शन, सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जिसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में 33 देखते हैं। अब देखिए कह रहा है इन अ 3 पिन इलेक्ट्रिकल प्लग लॉन्गेस्ट पिन शुड बी कनेक्टेड टू। देखिए आप जैसे वाटर हीटर के प्लग को देखिएगा, ठीक है, वो कैसा रहता है, इस तरीके का रहता है। इसमें क्या होता है, थोड़ा कलर चेंज करके बताओ। इसमें ना एक मोटा वाला कंडक्टर यहाँ रहेगा और 2 छोटा छोटा यहाँ रहता है। आपने कभी सोचा ये क्यों रहता है? ये रहता है अर्थ के लिए। अगर आप जा रहे हो ना मार्केट में, और अगर आपको किसी भी वायर वाले कंडक्टर में ये 3rd स्विच नहीं मिल रहा है ना, नॉर्मल ऐसे जा रहे हो तो सिर्फ 2 स्विच वाली मिल रही है, तो उसको मत लो। क्यों नहीं लो? क्योंकि ये तीसरी वाली जो होती है ना, वो अर्थिंग कंडक्टर होती है, जो हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है शॉक से। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रिकल शॉक से हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो 3 पिन इलेक्ट्रिकल प्लग का जो लॉन्गेस्ट पिन होता है ना, वो किससे कनेक्टेड होता है? तो वो ग्राउंड टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। याद रखिएगा, ग्राउंड मतलब होता है कि जो भी लीकेज होगा ना, उसको ग्राउंड कर देने के लिए। तो याद रखिएगा, कभी भी जाइएगा ना वाटर हीटर लेने या कोई भी अप्लायंसेस लेने, 3rd प्लग जरूर खोजिएगा, उसको ग्राउंड कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा।
और न्यूट्रल कंडक्टर क्या होता है, जिसकी पोटेंशियल सेम होती है, मतलब एक वायर हुई, दूसरी वायर, तीसरी वायर, इस तीनों को हम एक जगह जोड़ के लाके लगा दिए, तीनों को एक जगह कनेक्ट करना हो तो वो न्यूट्रल वायर हो गया। मतलब इस पॉइंट पे वोल्टेज की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी इन तीनों वायर के लिए, तो वो न्यूट्रल कंडक्टर हो गया। लाइव टर्मिनल मतलब वो हुआ जिसमें करंट फ्लो कर रही है और एनी टर्मिनल का कोई सेंस ही नहीं बनता है, इसको तो ऐसे नेग्लेक्ट कर दोगे आप, ठीक है। तो ये था सारा, इसमें करंट, अगर ये थर्ड कंडक्टर है, अर्थ कंडक्टर, ग्राउंड टर्मिनल, तो आपको झटका कम लगेगा, आपको करंट जरूरी नहीं है, आपको मतलब बहुत कम चांस होगा कि आपको करंट लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 34 देख रहे हैं। कह रहा है, हाँ, कह रहा है द इलेक्ट्रिकल apparatus जो अर्थ होता है, अर्थिंग वायर, जो अर्थ वायर लगाते हैं वो किस लिए लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं, हम अपने सेफ्टी के लिए लगाते हैं भाई, और किस लिए लगाते हैं, क्यों सेफ्टी के लिए लगाते हैं, कि जो भी अगर मान लीजिए कि जो मेरा एप्लियंसेस है, कहीं से लीकेज करंट हो गया, कहीं से करंट लीक कर गया, कहीं भी किसी जगह लाइव कंडक्टर में करंट निकल के बाहर आ गया सरफेस पे, तो वो सीधे ग्राउंड की तरफ जाएगा, वो हमारे तरफ नहीं आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो बिटवीन द टू प्रॉपर्ली कनेक्टेड चार्ज बॉडीज इफ दे आर हैविंग। अगर मान लीजिए, मैं आपको समझाता हूं, मान लो ये एक बॉडी है ए और ये एक बॉडी है बी, ठीक है। अगर इस पे वोल्टेज है वी ए, इस पे वोल्टेज है वी बी, ठीक है। अगर वी ए इक्वल्स टू वी बी हो गया ना, तो आई की वैल्यू 0 हो जाएगी। हमेशा याद रखिए, करंट जो फ्लो करता है ना, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, मतलब हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज फ्लो करेगा। करंट विल ऑलवेज बी फ्लो थ्रू हाई वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज। अगर दोनों वोल्टेज को सेम कर देंगे तो क्या करंट फ्लो करेगा क्या? इसका कंसेप्ट देखिए, अगर आप इतना नहीं समझ सकते हो तो मैं आपको बेसिक समझाता हूं। मान लो यहां 2 बाल्टी है, इसमें बीच में एक पाइप कनेक्टेड है, दूसरे पाइप से ऐसे लगा हुआ है पाइप। अगर हम इस दोनों बाल्टी को फुल भर देंगे तो क्या पानी, कोई भी पानी इधर से इधर जा पाएगा, इधर से इधर जाएगा? ऐसा नहीं होगा ना। अगर इसको फुल भरते हैं और इसको हाफ रखते हैं तो इधर से जाएगा ना फ्लो करके इधर। मतलब क्या है, हमेशा हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। तो करंट भी इसी नेचर में होता है कि हाइयर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था एज पर द ओम्स लॉ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, ये सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 1998 का क्वेश्चन है। कह रहा है फ्यूज इज यूज्ड टू मेंटेन इलेक्ट्रिक सप्लाई एज अ सेफ्टी डिवाइस। बिल्कुल, आप कहते हैं ना फ्यूज वायर निकाल दो, फ्यूज वायर निकाल दो, फ्यूज वायर सेफ्टी के लिए है। अब इसमें कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट पूछ रहा है। कह रहा है इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द मेन स्विच। बिल्कुल गलत है, ये सीरीज के साथ रहता है। क्यों सीरीज में? आखिर आप पूछोगे ना क्यों सीरीज में, तो देखिए जो करंट होता है ना, अगर सर्किट में बढ़ गया, बहुत ज्यादा करंट आ गया, तो करंट हमेशा सीरीज को इफेक्ट करता है, सीरीज सर्किट को। याद रखिए, अगर हम सीरीज फ्यूज को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ऐसे हमेशा इस तरीके से सिंबल से दिखाते हैं। तो यहां मान लीजिए हमारी फ्यूज कनेक्टेड है, मान लीजिए ये हमारा फ्यूज कनेक्टेड है, ठीक है। फिर मेरा ये सर्किट क्या हुआ है, तो अगर बहुत ज़्यादा करंट की वैल्यू बढ़ गई, मान लो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो ये फ्यूज की क्या होती है ना, मेल्टिंग पॉइंट को बहुत कम रखा जाता है, तो ये गल के गिर गई। जब ये गल के गिर गई ना, नीचे गिर गई, तो कैसा बन गया सर्किट, देख लीजिए, बीच में खाली होगी ना। तो ये मान लीजिए आपका घर था, इधर इधर आपका होम था, तो इधर से बहुत ज़्यादा करंट आ रही थी फॉल्ट की वजह से, तो क्या हुआ, अब तो यहाँ डिस्कनेक्ट हो गया, तो इधर तो करंट जाएगा नहीं। तो ये फ्यूज क्या किया, हीरो का काम कर लिया, सुपर हीरो बन गया, बचा लिया ना। तो इसको हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये सारी बेसिक्स हैं, थोड़ा बहुत जानते चलना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। अगर मान लीजिए एग्जाम में थोड़ा घुमा के पूछ दिया तो ये गलत हो गया। अब कह रहा है इट इज़ मेड मेनली फ्रॉम सिल्वर अलॉयज। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सिल्वर से नहीं बनाते हम इसको। हम देख लेते हैं, ऐसे अलॉय से बनाएंगे जिसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम हो, वो तुरंत पिघल जाए। टेम्परेचर बढ़े, करंट तेज बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो पिघल के गिर जाए, पिघल गिरे तो मेरा घर सेफ हो जाए। अब कह रहा है इट मस्ट हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट। देखिए ये कह दिया ना, ये थोड़ा तमीज की बातें कर दिया इसने, तो सी तो 100% करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। अब एक बात बताइए मेरे को, उसकी रेसिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए क्या? ऐसी नहीं हो, अगर ऐसा होगा तो पिघल के ही नहीं जाएगा, तो डी भी नहीं है, तो सी करेक्ट है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। कह रहा है इलेक्ट्रिकल फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस यूज टू प्रिवेंट डैमेज टू एन इलेक्ट्रिकल सर्किट व्हेन एक्सेसिव करंट फ्लोज थ्रू इट। मैंने आपको बताया ना कि अगर सर्किट में बहुत ज़्यादा करंट आ जाए ना, तो फ्यूज अपना दिखाता है, अपना जो एक्टिविटी होता है, फ्यूज क्या करेगा, उसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होती है, तुरंत पिघल गिर जाएगा। तो उससे क्या होगा, बहुत जो हेवी करंट आ रहा है ना हमारे सर्किट में, वो नहीं आ पाएगा, हमारे घर में नहीं आ पाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लीजिए ये 3 फेज वायर जा रही है, आप देखते होगे 3 फेज वायर जाती है, ये आपका घर है, ठीक है। इसमें से आप लोगों ने सिंगल फेज सप्लाई घर तक लाया है, ठीक है। मान लो ये एग्जांपल दे रहे हैं, एग्जैक्ट में ऐसा फिगर नहीं होता, बहुत अच्छा लेआउट होता है, मैं बना भी सकता हूँ। अब मान लीजिए ये आपका घर है, यहाँ से कनेक्शन आपने दिया,
आप मेन कनेक्शन पे लो, मैं यहीं पे लगा देता हूँ एक स्विच, बस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट फिगर ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। ये आपने स्विच लगा दिया, फ्यूज लगा दिया, फ्यूज वायर। अब इससे क्या हुआ, मान लो यहाँ पे एक लाइटनिंग स्ट्राइक हुआ, ऊपर से ठनका गिरा, मान लो, समझ लेते हैं। तो यहाँ वोल्टेज की वैल्यू बहुत बढ़ गई, ठीक है, वोल्टेज की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और इसमें सर्ज जो है सप्लाई फॉल किया। अब क्या हुआ, मान लो इसमें हेवी करंट फ्लो कर गया, मान लेते हैं यहाँ शॉर्ट सर्किट हो गया, हेवी करंट फ्लो कर गया, तो क्या होगा, आपका घर में, आपके घर में भी आ सकता है ये हेवी करंट। इससे क्या होगा, हमारे जितने अप्लायंसेस लगे हैं, टीवी है, फैन है, एसी है, जो भी है उसको डिस्टर्ब करेगा तो नहीं। तो उसी बीच हमारा जो फ्यूज होगा ना, वो अपने आप को पिघला देगा। क्यों पिघला दिया भाई, फ्यूज ने पिघला के क्या किया, अच्छा पिघला के क्या किया भाई, तो इसने डिस्कनेक्ट कर दिया आपको मेन सर्किट को आपके घर से। तो ये क्या बता दिया कि देखो भाई, तुम्हारे जो बदतमीजी तुम्हारे यहाँ हो रही है ना, वो मेरे यहाँ नहीं आनी चाहिए। तो ये काम फ्यूज ने किया, तो बीच से डिस्कनेक्ट हो गया, तो ये हैवी करंट अंदर नहीं आया, तो हमारे सारे अप्लायंसेस सेफ है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो फ्यूज जो आपके घर का इनहेरेंट हीरो है, समझ रहे हो। तो यही क्वेश्चन था, यही चीज़ें थी। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा कर लिए फ्यूज को, फ्यूज के बारे में थोड़ा ज़्यादा ही जान लिए। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन कहता है, अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ फ्यूज क्या होता है, बिल्कुल हीटिंग इफेक्ट होता है। कैसे, मैंने आपको बताया ना, करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो हीट जो होती है ना वो काफ़ी बढ़ जाती है, हीट काफ़ी बढ़ जाती है, जिसके कारण हमारा फ्यूज वायर पिघल जाता है, तो हीटिंग इफेक्ट पे होता है। तो फ्यूज हमेशा हीटिंग इफेक्ट पे होता है। ये क्वेश्चन 43rd बीपीएससी में पूछा गया है। सेम क्वेश्चन, अ फ्यूज वायर इज कैरेक्टराइज्ड बाय। अब देखिए कैरेक्टराइज्ड बाय क्या होता है, क्वेश्चन दे रहा है लो रेसिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, कह रहा है रेसिस्टेंस की वैल्यू लो होनी चाहिए और मेल्टिंग पॉइंट जो होनी चाहिए वो हाई होनी चाहिए। ऐसा होगा क्या, हमेशा याद रखेगा जब भी फ्यूज की बात हो मेल्टिंग पॉइंट को लो रखते हैं। मेल्टिंग पॉइंट लो होगा तभी तो वो पिघल के गिर जाएगा ना जल्दी, समझ रहे हो आप। ठीक है, तो लो मेल्टिंग पॉइंट तो मेरा कंडीशन होगा, तो मतलब मैं ये कंडीशन को अपने अंदर रख लेता हूँ, हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले को काट देता हूँ। ठीक है, खत्म। अब या तो लो रेजिस्टेंस की बात करेंगे या हाई रेजिस्टेंस की बात करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा इसकी वैल्यू जो होती है ना, रेजिस्टेंस की वैल्यू काफ़ी हाई होती है। अब आप कहोगे रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई क्यों होती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई हम लोग रखते हैं बिकॉज वोल्टेज जो होता है वो, तो अब समझ लीजिए कि एक रिलेशन मैं बताता हूँ आप लोग को। जो रेजिस्टेंस होता है ना वो T डिग्री सेल्सियस पे उसकी रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच में मैं रिलेशन बता रहा हूँ आप लोग को। RT इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। आप लोग को बिल्कुल याद नहीं रखना है इसको, लेकिन मैं एक रिलेशन बता रहा हूँ कि किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू T डिग्री सेल्सियस पे अगर हम चेक करेंगे ना, तो उसकी वैल्यू होती है रेजिस्टेंस जो जीरो वैल्यू पे हो इंटू उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी से, मतलब चेंज इन टेम्परेचर पे। तो चेंज इन टेम्परेचर यहाँ क्या हो रहा है, T माइनस जीरो, क्योंकि हम लोग रेफरेंस जीरो को मान ले रहे हैं। मतलब क्या है, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी के फैक्टर से वो ज़्यादा बढ़ेगा, तो जितना टेम्परेचर होगा रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी होगी। तो फ्यूज का काम ही है कि टेम्परेचर ज़्यादा में एक्ट करना, क्योंकि करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, अब नॉर्मलिटी करंट की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है, तो मेरी फ्यूज बढ़ेगी, तो मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होनी चाहिए। तो याद रखिएगा हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इस क्वेश्चन में मैं इतना टाइम इसलिए दिया ना क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं लगभग प्रीवियस ईयर लगाया हूँ, 2-3 हज़ार क्वेश्चन में जनरल साइंस में सॉल्व किया हूँ ना, तो मुझे ये क्वेश्चन बार बार मिला है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, फ्यूज वायर यूज्ड फॉर सेफ्टी फॉर हाउस होल्ड हैव, क्या है, क्या उसकी लो मेल्टिंग पॉइंट है, एब्सोल्युटली लो मेल्टिंग पॉइंट है। और क्या है, खोज लीजिए हाई रेजिस्टेंस कहाँ है, हाई मेल्टिंग पॉइंट तो नहीं होगा, लो रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो हाई रेजिस्टेंस। तो ए एंड सी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा लो मेल्टिंग पॉइंट क्योंकि जल्दी पिघल के गिरना है, हाई रेजिस्टेंस क्योंकि करंट की वैल्यू काफ़ी हो जाती है, जब फ्यूज का काम करना होता है उसको अपोज करना है। ठीक है, बस यही काम है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, कह रहा है द फिलामेंट ऑफ हैलोजन लैम्प इज एन एलॉय ऑफ। याद रखिएगा टंगस्टन तो यूज़ करेंगे ही करेंगे। क्यों टंगस्टन यूज़ करेंगे, क्योंकि इसकी मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होती है, मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होती है, तो हम इसको यूज़ तो करेंगे, ताकि हम, क्योंकि हेलोजन लैम्प में बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करते हैं, अगर करेंगे तो टूट के ना गिर जाए, उसकी जो फिलामेंट होती है वो होगी। और सोडियम यूज़ करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, पढ़ लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। क्या कह रहा है, फिलामेंट ऑफ एन हेलोजन लैम्प इज एन एलॉय ऑफ टंगस्टन एंड सोडियम, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इन फिलामेंट इट प्रोड्यूसेस येलो लाइट। सोडियम नियन लैम्प होता है ना, सोडियम वेपर लैम्प, तो सोडियम यूज़ करते हैं येलो लाइट के लिए। ठीक है, तो ये था 40 क्वेश्चन अभी तक। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है द टेम्परेचर ऑफ ए मेटल वायर राइजेज व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इट।
बिल्कुल याद रखिएगा, आई स्क्वायर आर ये पावर होती है जब भी कोई करंट फ्लो करती है वायर से, और इसमें अगर हम टी से मल्टीप्लाई कर देना तो यही हो जाएगी एनर्जी। तो ये एनर्जी फ्लो करती है, तो जब भी ऐसा होगा ना तो हीट जनरेट होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस में हीट जनरेट होता है, ठीक है, तो समझ लिए। तो टेम्परेचर अगर वो कह रहा है कि टेम्परेचर ऑफ अ मेटल वायर राइजेस, बिल्कुल टेम्परेचर बढ़ जाएगी जब जब उसके थ्रू करंट फ्लो करेगी, तो ठीक है, ये एकदम सही है, असर्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब रीजन पढ़ते हैं। रीजन क्या कह रहा है, कोलिजन ऑफ मेटल एटम्स विथ ईच अदर रिलीजेस हीट एनर्जी। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, ये सेमीकंडक्टर नहीं है, तो फिर असर्शन ए इज करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द रीजन इज फॉल्स, रीजन इज एब्सोल्युटली फॉल्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोलिजन नहीं होता है, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है वन एटम टू अनदर, ठीक है, ठीक है। कोलिजन्स होगा, कोलिजन्स कब होगा, देखिए कोलिजन्स कब होता है, जैसे मान लीजिए ये आप, जैसे हम सेमी कंडक्टर की बात कर लें, तो थोड़ी दूरी पे हल्का अगर रहेगा तो इसमें क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन फ्री मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन में, तो इलेक्ट्रॉन आपस में टकरा जाए, या फिर इलेक्ट्रॉन नहीं तो होल से टकरा जाए, तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन, और फिर उसके जो पार्टिकल्स होते हैं चार्ज उससे टकरा जाएगा। बट कंडक्टर के केस में ऐसा नहीं, यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू वन एटम टू अनदर, ठीक है, याद रखना है। 41 नंबर क्वेश्चन। अब आ जाइए 42 पे। अब कह रहा है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक वायरिंग इज बेसिकली क्या होता है, घर में हमेशा याद रखिएगा हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों यूज करते हैं, जब भी हम पैरेलल यूज करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम आएगी। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए दो सीरीज कॉम्बिनेशन है R1 और R2, ठीक है, या हम दोनों को R ही मान लेते हैं, चलिए R ही मान लेते हैं, तो इसकी R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगी, इसकी R इक्विवेलेंट हो गई 2R, मतलब अगर हम सीरीज में लगाते हैं किसी सर्किट को तो दोगुना रेजिस्टेंस दे रहा है, ठीक है। अगर इसी को हम पैरेलल में लगा दें, ये R, तो क्या हो जाएगा, तो हम लोगों ने पढ़ा था ना R इंटू आर बाई आर प्लस आर, यही तो R इक्विवेलेंट होती है जब दो पैरेलल में लगाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा R स्क्वायर बाई 2R, दैट इज क्या हो जाएगा R/2। मतलब क्या हो रहा है, अगर सेम सर्किट को हम सीरीज में लगा रहे हैं और सेम सर्किट को हम पैरेलल में लगा रहे हैं, तो सीरीज के केस में हम देख रहे हैं कि मेरा रेजिस्टेंस 2R हो जा रहा है, रेजिस्टेंस दोगुना हो जा रहा है। बट अगर हम पैरेलल का सर्किट देख रहे हैं तो यहाँ रेजिस्टेंस हाफ हो जा रहा है। तो रेजिस्टेंस आधा होने का मतलब क्या है, हमारे घर में रेजिस्टेंस आधा होगा तो क्या होगा, लॉसेस कम होगा, लॉसेस कम होगा तो बिजली बिल कम आएगा। तो ठीक है, हम घर में पैरेलल कनेक्शन लगाते हैं। क्यों लगाएंगे रेजिस्टेंस भाई, हम रेजिस्टेंस वायर क्यों लगाएंगे, रेजिस्टेंस लगाएंगे हम जब हमको हीटर यूज करना है तो, ठीक है। अब आ जाइए, ये पूछ रहा है, कह रहा है वायर विथ ब्लैक इंसुलेशन ड्यूरिंग इलेक्ट्रिक सप्लाई इज, ठीक है। तो ब्लैक होता है आपको न्यूट्रल वायर के लिए, याद रखिएगा। 3 वायर होता है, हम बताए थे आपको, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, फिर मैं अपने तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। कह रहा है इलेक्ट्रिक पावर लाइन रीचेज आउट आवर हाउस थ्रू द 3 वायर्स नेमली अ लाइव वायर, एक लाइव वायर होता है, एक न्यूट्रल वायर होता है, एक अर्थ वायर होता है। ये 3 वायर होता है, ठीक है, आप कभी भी देख लेना। टू अवॉइड कन्फ्यूजन वी फॉलो अ कलर, एक कलर कोड हम लोग यूज करते हैं इंसुलेट करने के लिए। तो रेड वायर जो हम लोग यूज करते हैं ना, रेड वायर, तो मोस्टली हम लोग रेड वायर यूज करते हैं कि इसमें करंट है, ये लाइव वायर है, ठीक है। ब्लैक वायर जो यूज करते हैं ना, जो ब्लैक वायर यूज करते हैं उसको हम लोग यूज करते हैं न्यूट्रल के लिए, ठीक है। तो मान लीजिए ये ब्लैक वायर जा रहा है, ये न्यूट्रल वायर है, ये न्यूट्रल वायर है। और एक चीज याद रखिएगा, जब हम लोग अर्थ वायर की बात करेंगे ना, अर्थ वायर की, तो वो ग्रीन वायर होती है, ठीक है, अर्थिंग वाली। तो लाइव वायर रेड कलर की होती है, रेड कलर की वायर से बच के, ठीक है। तो यही है, ये प्रॉपर होता है। लाइव वायर के लिए रेड लिए यूज करते हैं, ब्लैक वायर न्यूट्रल के लिए यूज करते हैं, और ग्रीन जो होता है, देखिए ऐसे याद रख सकते हैं, अर्थ ग्रीन है ना, तो अर्थ ग्रीन है तो ग्रीन वायर अर्थ के लिए यूज करेंगे। लाइव मतलब क्या, तो खतरा होता है ना, खतरा कि लाइव वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रही है बहुत हाई, तो खतरा है। तो खतरा किसको हम रेड साइन से दिखाते हैं ना, तो रेड है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। अगर हमारी बॉडी जो है, जब हम लोग फुली ड्राई मोड में सूखे हुए हैं, तो हमारी वैल्यू की रेजिस्टेंस क्या होती है। तो लगभग आप समझ सकते हैं, लगभग 10⁴ ओम के बराबर होती है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक, देखिए अभी क्या है, स्टैटिक क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको हम कैसे निकालेंगे, ये तो एक एक्सपेरिमेंटल डाटा है, तो आप इसको याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये देखिए IAS प्रीलिम्स में पूछा है, ठीक है। कह रहा है द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, जो सूखी हुई ह्यूमन बॉडी है, मतलब कहीं से भींग नहीं रखी है, भींगी हुई नहीं है, इज जनरली इन द रेंज ऑफ 10⁴, ठीक है, 10,000 ओम, एंड इट मे बी एज हाई एज
100,000, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर हम लोग वेट हैं, अगर हम लोग भीगे हुए हैं तो 1000 ओम तक रहता है या उससे कम रहेगा। अगर हम लोग सूखे हुए हैं, कंप्लीट ड्राई बॉडी है, तो 10⁴ से लेकर 10⁵ ओम तक रहेगा। अगर हम लोग भीगे हुए हैं हल्का भी तो 1000 ओम या उससे कम रहेगा, ठीक है। 700-800 ओम भी रह सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। अब पूछ रहा है CFL की फुल फॉर्म क्या होगी। देखिए कितना आसान है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, ये कहा जाता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, ठीक है। और यही LED की पूछ दे तो लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। वो एक डायोड होती है, एक डायोड होगी जो लाइट एमिट करेगी। लाइट एमिट कहने का क्या मतलब हुआ, लाइट एमिट कहने का मतलब हुआ कि लाइट उस पर फॉल करेगी, ठीक है। और यहाँ पे कॉम्बिनेशन और रिकॉम्बिनेशन की वजह से जो होगा उसमें से एनर्जी लिबरेट होगी, ठीक है। तो याद रखना, अभी हम लोग CFL को ध्यान रखते हैं, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प कहते हैं CFL को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये CFL जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, इसको हम लोग बहुत जगह यूज़ करते हैं, लेकिन क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एनर्जी कंजम्पशन बहुत कम करता है। ये आप जो नॉर्मली बल्ब यूज़ कर रहे हो ना, तो उससे 75% लेस एनर्जी ये वेस्ट करता है, याद रखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, मैं देखा भी नहीं था बट ये आ गया ना, कह रहा है लाइट एमिटिंग डायोड LED जो होता है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ये काम करता है इलेक्ट्रोलुमिनेंस पे, इलेक्ट्रोलुमिनेंस पे, याद रखिएगा। इलेक्ट्रोलुमिनेंस मतलब इलेक्ट्रिकल से लुमिनेंस आएगा, हमको इलेक्ट्रिकल कॉम्बिनेशन से एनर्जी मिलेगा जो लाइट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि थोड़ा जान लोगे ज़्यादा। वैसे सेमीकंडक्टर में मैं ज़्यादा डाइव नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन बता देता हूँ, ठीक है। अब क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है लाइट एमिटिंग डायोड जो LED होता है वो प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इलेक्ट्रोलुमिनेंस पे, ठीक है। इलेक्ट्रोलुमिनेंस इज एन ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रिकल फिनोमिना इन विच अ मटेरियल इमिट्स लाइट इन रेस्पॉन्स टू द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट और टू ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इट इज द रिजल्ट ऑफ रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इन अ मटेरियल, यूजुअली ए सेमीकंडक्टर। एक सेमीकंडक्टर यूज करेंगे जहां पे इलेक्ट्रिकल रिकॉम्बिनेशन होता है, किसके किसके बीच, तो इलेक्ट्रिकल एंड होल्स के बीच में, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स के बीच में। अब एक चीज़ पूछ सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन तो आपको पता होगा, तो इलेक्ट्रॉन जहाँ पे बैठा है ना वो नेगेटिव चार्ज है। अब ये इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ मूव किया तो एक जगह वो वैकेंट करता है। ये इलेक्ट्रॉन जो निकल के गया ना वो एक जगह वैकेंट किया, उस अगर मान लो नेगेटिव चार्ज निकल के जा रहा है तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो इसी को होल कहेंगे, ठीक है। अब कहीं पे यही रिकम्बाइन करेगा तो एनर्जी लिबरेट करता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं घुसना है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। ये राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में पूछा गया क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है लाइट एमिटिंग डायोड LED लैम्प ऑफर्स लॉन्गर सर्विस लाइफ एज कंपेयर टू कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प CFL। ये बिल्कुल सही है। LED हमेशा याद रखिएगा, जो 100 वाट बल्ब होता है वो कमज़ोर होता है CFL से, और CFL कमज़ोर होता है LED से, ठीक है। LED काफ़ी रिसेंट है और LED जो होता है वो काफ़ी एनर्जी सेव करता है, ठीक है। तो ये तो करेक्ट है। अब देखिए लाइट एमिटिंग डायोड लैम्प्स आर मोर एनर्जी एफिशिएंट एज कंपेयर टू द कॉम्पैक्ट। बिल्कुल सही है, एनर्जी एफिशिएंट है, एनर्जी सेवर है, इसीलिए तो हम उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए तो लॉन्गर सर्विस देता है। तो रीज़न भी करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है, आंसर ये होगा इसका। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2011 में, ठीक है। तो ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है। कह रहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ CFL एंड एन LED लैम्प। CFL और LED लैम्प के डिफरेंस क्या क्या है ये हमको बताना है। तो पढ़ते हैं। टू प्रोड्यूस लाइट अ CFL यूजेस मर्क्यूरी वेपर एंड फॉस्फोरस वाइल द LED लैम्प्स यूजेस सेमीकंडक्टर मटेरियल। बिल्कुल सही है। CFL जो होता है ना उसमें हम लोग दो तरीके का वेपर यूज कर सकते हैं, या तो मर्क्यूरी का या फॉस्फोरस का, ठीक है। अरे आप ट्यूबलाइट सोचो ना उस तरीके का। और LED में क्या होता है, यहाँ सेमीकंडक्टर को मिक्स करते हैं। सेमीकंडक्टर में रिकॉम्बिनेशन होता है इलेक्ट्रॉन और होल्स में, जिसकी वजह से एनर्जी लिबरेट होती है। तो ये तो बिल्कुल सही है, 100% सही है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है। कह रहा है द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ CFL इज मच लॉन्गर देन LED लैम्प। ऐसा है क्या, जो जितना ज़्यादा एफिशिएंट होगा ना उसकी एवरेज लाइफ उतनी अच्छी होगी, ठीक है। आप एक 100 वाट बल्ब लाना और एक जाकर के LED बल्ब लेके आना। LED बल्ब जो लाइट एमिटिंग डायोड बल्ब वाली बल्ब होगी ना, उसको आप यूज़ करके देखना घर में। तो आप क्यों LED लगाते हो, क्योंकि उसकी लाइफ देखना, आप दुकानदार भी उस पर 1 ईयर का वारंटी देता है। क्यों देता है, क्योंकि उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गई। तो सेकंड को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो देखिए कहाँ कहाँ सेकंड है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं करेक्ट, ये भी नहीं होगा। अब ये दोनों में रह गया। तीसरा देखते हैं। कह रहा है CFL इज लेस एनर्जी एफिशिएंट एज कंपेयर टू LED लैम्प। बिल्कुल सही है, LED ज़्यादा एफिशिएंट होता है। तो 1 और 3 करेक्ट होगा, तो आंसर हमारा C हो जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 49 पे। क्या कह रहे हैं, सेम ही है और कुछ नहीं है।
कह रहा है विथ रेफरेंस टू स्ट्रीट लाइटनिंग, जो हम लोग स्ट्रीट पे यूज करते हैं, हाउ डू सोडियम लैम्प डिफर फ्रॉम एलईडी लैम्प। सोडियम वेपर लैम्प आप देखते होगे ना, कोलकाता ये सब कभी जाते होगे तो देखते होगे येलो कलर का, या फिर स्ट्रीट पे कहीं भी देखते होगे तो येलो वेपर लैम्प लगा होता है, तो वो कैसे डिफर होता है एलईडी लैम्प से। ठीक है, ये देखते हैं हम लोग ऑप्शन से। ठीक है, तो कहता है सोडियम लैम्प्स प्रोड्यूस लाइट इन 360 डिग्री बट इट इज नॉट सो इन केस ऑफ एलईडी लैम्प्स। देखिए क्या होता है, बिल्कुल करेक्ट है। हम लोग जानते हैं सोडियम वेपर जो लैंप यूज़ करते हैं ना, उसको स्ट्रीट पे क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ को वो जो लाइट होता है ना, वो जैसे बारिश हो गई मान लो, तो लिक्विड ड्रॉप से ना डिस्पर्सन उसकी बहुत कम होती है, तो ये हमेशा 360 डिग्री फैलती है। जो सोडियम वेपर लैंप होती है ना, वो 360 डिग्री फैलती है, लेकिन एलईडी लैंप में ऐसा नहीं है। तो ये पहला तो करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। अब हम लोग दूसरा ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, एज स्ट्रीट लाइट सोडियम लैंप्स हैव हाई लॉन्गर लाइफ स्पैन देन एलईडी लैंप। देखिए ये तो नहीं है, हमेशा याद रखिएगा एलईडी लैंप की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसको हम लोग यूज़ क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए बारिश हो गया तो भी मेरी जो सोडियम लैंप होती है वो डिस्पर्स अच्छे से होती है, वो रोड के हर कोने कोने तक आपको दिखेगी। ऐसा नहीं, ऐसा है उसमें, इसलिए यूज़ करते हैं, हालांकि लाइफ उसकी कम ही होती है एलईडी लैंप से। ठीक है, तो दूसरा डिस्करेक्ट हो गया, तो दूसरा इनकरेक्ट हो गया, तो दूसरा तो ये दोनों कट हो गया, तो मेरे पास अब यही बच सकता है, या तो ए या तो सी। अब आगे देखते हैं, पहला तो करेक्ट है, जब मेरा पहला करेक्ट है तो बिल्कुल ऑप्शन सी आंसर होगा, यहीं पे हम करके आगे चल जाएंगे, मुझे तो और आगे देखने की जरूरत नहीं, बट फिर भी हम देखते हैं। कह रहा है द स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट फ्रॉम सोडियम लैंप्स इज ऑलमोस्ट मोनोक्रोमेटिक वाइल एलईडी लैंप्स ऑफर सिग्निफिकेंट कलर एडवांटेज इन स्ट्रीट लाइट। तो देख लीजिए ऐसा है क्या, ये एग्जैक्ट करेक्ट है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। एक्सप्लेनेशन तो बहुत लंबा चौड़ा, जितना मैं बता दिया वही काफ़ी है, इसमें ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने बता दिया उतना काफ़ी है। वो 360 डिग्री एक्सपेंड होती है, ये चीज़ का ख्याल रखना है। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एलईडी की ही ज़्यादा होती है। अब क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। कह रहा है व्हाट गैसेस आर फिल्ड इन फ्लोरोसेंट ट्यूब। फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सी गैसेस यूज होती है, मर्क्यूरी या नियोन यूज होती है। ठीक है, और कौन कौन सी हो सकती है, जो भी नोबल गैसेस होगी ना, जो रिएक्ट कम करती है वो होती है, जैसे आर्गन हो गया, नियॉन हो गया, जेनॉन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि इन कंपैरिजन टू एन इलेक्ट्रिक बल्ब अ फ्लोरोसेंट ट्यूब इज प्रिफर्ड। क्यों, मतलब इलेक्ट्रिक बल्ब की जगह पे फ्लोरोसेंट ट्यूब क्यों यूज करते हैं हम लोग, देखते हैं। इट हैज़ ग्रेटर एक्सटर्नल सरफेस टू रेडिएट एमिट लाइट, बिल्कुल नहीं। देर इज नो इफेक्ट ऑफ वोल्टेज फ्लक्चुएशन, बिल्कुल। क्या ट्यूबलाइट में वोल्टेज फ्लक्चुएशन का इफेक्ट नहीं होता है, होता है, तभी तो उसमें चॉक यूज करते हैं। अब कह रहा है इन द ट्यूब इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑलमोस्ट कन्वर्ट इनटू लाइट एनर्जी। ऐसा होता है क्या, नहीं होता है, सारा का सारा कन्वर्ट तो नहीं होता ना, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि थोड़ा तो हीट एनर्जी भी लिबरेट होता है। ठीक है, तो ये आंसर होगा नन ऑफ दीज। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रिक बल्ब फ्लोरोसेंट ट्यूब्स ट्रांसफॉर्म मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। ज़्यादा कन्वर्ट करती है बट 100% नहीं करती, ये याद रखिएगा। कह रहा है अ बल्ब ऑफ 100 वॉट कन्वर्ट्स 5% ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। देखिए 100% नहीं करती, ये तो आप श्योर हो जाइए। अगर हम बल्ब यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम बल्ब यूज़ कर रहे हैं तो 5% जो मेरी एनर्जी है ना वो लाइट में कन्वर्ट होगी, और 95% जो होगी ना वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर हम ट्यूबलाइट यूज कर रहे हैं तो 22% से पचले के 25% तक ये लाइट में कन्वर्ट होगी, और 75% अप्रॉक्स जो होगी वो हीट में कन्वर्ट होगी। तो याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, सारे स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है हाउ डज द व्हाइट लाइट प्रोड्यूस इन द ट्यूब। कैसे ट्यूब में वो व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होती है, तो यहाँ पे ऑसिलेशन होती है, ऑसिलेटिंग इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के बीच में ऑसिलेशन होता है। इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अब इसकी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। कह रहा है ट्यूबलाइट और फ्लोरेसेंट लैम्प इज अ काइंड ऑफ लाइट दैट यूजेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मर्क्यूरी वेपर टू क्रिएट लाइट एनर्जी। ठीक है, मतलब मर्क्यूरी वेपर और इलेक्ट्रिसिटी के कॉम्बिनेशन से ये लाइट एनर्जी को क्रिएट करता है। कहता है द इलेक्ट्रिसिटी कॉजेज इलेक्ट्रॉन टू ट्रेवल एट हाई स्पीड बिटवीन द पोल्स। दीज इलेक्ट्रॉन्स हिट द मर्क्यूरी गैस मॉलिक्यूल एंड ऑसिलेट देम। The mercury gas is then ionized by the current flowing within, producing UV radiation। याद रखिए, ये भी हम लोग बात कर रहे हैं ट्यूबलाइट की। ठीक है, इसके अंदर मर्क्यूरी गैस होता है फिल्ड, इलेक्ट्रॉन की मोशन होती है, वो भी हाई एनर्जी से। ठीक है, द ग्लास ट्यूब इज कोटेड विथ फ्लोरोसेंट मटेरियल विच चेंजेज इट इनटू वाइट लाइट। ठीक है, तो याद रखिएगा फ्लोरोसेंट मटेरियल से कनेक्टेड होती है, इसलिए वाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। कह रहा है विच
इज द गैस इनसाइड द इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर में कौन सा गैस होता है? ऑक्सीजन नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, एयर भी नहीं होता है, तो क्या होता है? नन ऑफ दी अबव। आंसर ये है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। कह रहा है द इलेक्ट्रिक बल्ब वॉज इन्वेंटेड बाय एडिसन। अ कोलाइड फिलामेंट ऑफ टंगस्टन मेटल विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट फिट्स इनसाइड इट टू प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम ऑक्सीडेशन। अगर एयर होगा तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा ना, तो नाइट्रोजन एंड आर्गन गैस को डालते हैं बल्ब के, वैक्यूम नहीं होने देते हैं, क्योंकि अगर हम लोग एयर डालें तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीजन डालेंगे तो भी रिएक्शन करेगा, तो हम लोग नाइट्रोजन एंड आर्गन डालते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये एग्जाम में पूछ देता है क्वेश्चन। क्वेश्चन 54 पे आते हैं। ये सिविल सर्विसेज में पूछा है क्वेश्चन है प्रीलिम्स में, ठीक है। कह रहा है फ्लोरोसेंट ट्यूब्स आर फिटेड विद चोक। द चोक कॉइल। चोक क्या होता है? चोक एक तरीके का इंडक्टर होता है। अब इंडक्टर क्या होता है? इंडक्टर कुछ नहीं होता है, एक वायर होता है, इसको हम लोग ऐसे से रिंग कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है? द चोक कॉइल का काम क्या होता है? ये लाइन वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है। वोल्टेज जो फ्लिकरिंग होता है ना, उसको बढ़ाएगा। तो वोल्टेज फ्लिकरिंग नहीं बढ़ाएगा, वोल्टेज को बढ़ाता है, लाइन वोल्टेज को बढ़ाता है, ठीक है। क्योंकि अगर हम वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर देखते हैं ना, तो देखते हैं LdI/dt, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसी को हम लोग स्टार्टर भी कहते हैं, इसी चोक कॉइल कहते हैं, तो देख लेते हैं, ठीक है। ये वोल्टेज को, लाइन वोल्टेज को बढ़ाता है, याद रखिएगा। स्टार्टर इन अ ट्यूब लाइट इंक्रीजेज द करंट एंड सेंड इट टू चोक। चोक कॉइल्स steps up the voltage to of the transmitted current and send it back to the tube light resulting tube light to glow। याद रखिएगा, फ्लिकरिंग हटाता है, ट्यूबलाइट को ग्लो होने में मदद करता है, ठीक है, ठीक है। स्टार्टर का काम आपको तो पता ही है, करंट को लिमिट करेगा और इसको फंक्शन करने में हेल्प करेगा। हम लोग क्वेश्चन 55 देखेंगे। क्या कह रहा है? विथ रेफरेंस टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, बिल्कुल स्केलर क्वांटिटी है, बिल्कुल। पोटेंशियल का मतलब ही होता है मैग्नीट्यूड। हम लोग जब भी मैग्नीट्यूड की बात करें ना, मैग्नीट्यूड की बात करें, तो ये मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड है वो स्केलर क्वांटिटी है। कहते हैं ना 5 वोल्ट बैटरी, 6 वोल्ट बैटरी, 6 वोल्ट बैटरी, हम लोग ऐसा कहते हैं क्या कि 5 वोल्ट बैटरी फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल? ऐसा कुछ नहीं कहते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, ठीक है। तो ये तो करेक्ट है। अब करेक्ट है वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर है तो वेक्टर हो नहीं सकता है, ठीक है। वेक्टर है तो स्केलर नहीं हो सकता है, सो ऑप्शन 1 विल बी ओनली करेक्ट, सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तब देखा जाएगा, पोटेंशियल की बात करें तो स्केलर है, ठीक है। अब आ जाओ। कह रहा है इफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर इज इंक्रीज ट्वाइस, देन इलेक्ट्रिक पावर क्या हो जाएगा? तो हम लोग क्या जानते हैं, पावर इक्वल्स टू क्या होता है? वोल्टेज इनटू करंट होता है। अब कह रहा है, ये पहले केस मान लेते हैं, तो ये फर्स्ट केस हो गया। अब हम लोग को कह रहा है कि करंट एंड वोल्टेज दोनों को ट्वाइस बढ़ा दो, तो पावर क्या हो जाएगा? 2V इंटू 2I, तो ये क्या हो जाएगा? 4I हो जाएगा, 4VI हो जाएगा, तो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। ये मान लो P2 है, ये P1 है, तो P2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ P1 हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। इसमें कुछ करना है क्या? विल इंक्रीज 4 टाइम्स। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक चीज़ समझते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस की फॉर्मूला होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है जो उस मटेरियल पर डिपेंड करता है। उसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी पूछता है एग्जाम में। मान लीजिए ये एक आपकी रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस वायर है, ठीक है, इसकी लेंथ है L। जनरली जो रेजिस्टेंस होती है उसको सिलेंड्रिकल एज्यूम किया जाता है, ठीक है। इसकी लेंथ है L, इसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया उसको A मान लेते हैं, और ये जिस मटेरियल का बना हुआ है, मटेरियल क्या हो सकता है? कॉपर हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, कोई भी मेटल हो सकता है। तो इसकी रेसिस्टिविटी है रो, ठीक है। रो क्या होती है? रेसिस्टिविटी, और रेसिस्टिविटी जो प्रॉपर्टी है ना वो मटेरियल की है, याद रखिएगा। और इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। और अब देखिए एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि रेसिस्टेंस जो है इस वायर में, अगर हम इसको कनेक्ट किए बैटरी से मान लीजिए, तो देखा गया कि रेसिस्टेंस जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके लेंथ के। और देखा गया रेसिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके एरिया के, ठीक है। तो इस दोनों को जब ऐड किया गया तो हो गया रेजिस्टेंस जो है था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ बाय एरिया के। इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस किया गया, उसको कहा गया रो, L/A। ये रो क्या है? रेसिस्टिविटी है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ओम यूनिट हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या निकली?
आर इक्वल्स टू रो इंटू एल बाई ए, वेयर रो क्या है, रेसिस्टिविटी है, एल क्या है, लेंथ ऑफ द वायर है, ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर है। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है दो वायर है डिफरेंट लेंथ का, डायमीटर एंड रेसिस्टिविटीज ऑल आर इन द रेशियो 1:2। ठीक है, अब हम इसको मिटाते हैं पहले। कह रहा है क्वेश्चन में कि इसकी लेंथ जो है L1:L2 भी क्या है, 1:2 है। डायमीटर D1:D2 भी 1:2 है। एंड रेसिस्टिविटी ρ1:ρ2, मतलब क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल की बात कर रहे हैं। अगर दोनों सेम मेटल का होता तो रेसिस्टिविटी सेम होती, बट यहाँ डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स की बात कर रहे हैं तो रेसिस्टिविटी डिफरेंट है, ये भी 1:2 है। अब कह रहा है इफ द रेसिस्टेंस ऑफ द थीनर वायर इज 10 ओम, अगर पतले वाली वायर की रेसिस्टेंस 10 ओम कह रहा है तो थिकर वायर की क्या होगी। ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं। देखिए पहले हम R1 निकालते हैं। R1 क्या हो जाएगा, ρ1 L1/A1। ठीक है, अब देखिए 1:2 दे रखा है तो हम उसको उसी तरीके से लिखेंगे, मतलब L1 को L1 माने तो L2 हो जाएगा 2L1। तो R2 क्या हो जाएगा। अब देखिए एरिया क्या होती है, पहले एक बेसिक सा समझ लेते हैं। अब ये देखिए सिलेंड्रिकल है, नीचे स्फेरिकल है, मतलब सॉरी सर्कुलर है, तो ये हो जाएगा πr²। तो ρ1 × L1/πr², ये पहले केस में हो गया। अब दूसरे केस में R2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ρ2 L2/πr² हो जाएगा, ये R1² हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब R1/R2 का रेशियो ले लेते हैं, सिंपल। तो R1 रेजिस्टेंस 1 वायर का, रेजिस्टेंस 2 वायर का रेशियो लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए ρ1 L1/πr1², बाई में लेते हैं सेकेंड वाले का, क्या हो जाएगा, ρ2 L2/πr² हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करते हैं और क्या हो जाएगा, देखिए ρ1 L1/πr1² इंटू ये πr1r2² ऊपर चला जाएगा, बाई ρ2 × L2 आ जाएगा, इस पाई से इस पाई कट जाएगा। ठीक है, हम इसको कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको विजिबिलिटी रहे। लीजिए ब्लैक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम इस हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा R1/R2 इक्वल्स टू ρ1/ρ2 L1/L2 इंटू R2²/R1² बचा ना। अब देखिए ρ1/ρ2 क्या देखा है, 1/2 दे रखा है। L1/L2 क्या दे रखा है, 1/2 दे रखा है। R2/R1 दैट इज रेडियाई, ये भी 1:2 है, तो R2 ऊपर है तो 2:1 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर बाई 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 = R2 हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए, तो यहाँ क्या हो गया, R1/R2 आ गया, 1 आ गया, कट गया 4 से 4 कट गया, तो R1 = R2 आ गया। मतलब अगर आप रेशियो कुछ भी कर लो तो रेजिस्टेंस हम लोगों ने चेक किया तो दोनों बराबर आ गया। तो पहली वायर की रेजिस्टेंस 10 ओम दे रखी थी, दूसरी की भी 10 हो जाएगी ना, तो बी हो जाएगी आंसर। तो देख लो, भले ही आपको लग रहा होगा अरे इतनी ज़्यादा लेंदी सॉल्व कर रहे हो, तो कुछ नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना, R = ρ × L/A। देखो मैंने कुछ भी किया गया, मैंने बस उस फॉर्मूले को लेके रेशियो लेके सॉल्व कर दिया। अब आप लोग ग्रेजुएट हो, इस लेवल पे हो कि मैं पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। बस एक फॉर्मूला याद रखना, R = ρ × L/A, बस इतना ही याद रखना है। डिफरेंट मटेरियल के लिए रेसिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, यही क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कह रहा है स्मॉल ड्रॉप ऑफ स्मॉल, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, असर्शन रीजन क्वेश्चन है। कहता है ट्रांसफॉर्मर इज यूजफुल फॉर स्टेपिंग अप और स्टेपिंग डाउन वोल्टेज। देखिए ट्रांसफॉर्मर क्या होता है पहले मैं ये बता देता हूँ, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ बताना है, इसलिए ये लेक्चर थोड़ा लंबा जा रहा है। देखिए ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर एक डिवाइस है, ठीक है, एक मैग्नेटिक बॉडी है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में रैप्ड होता है, मतलब इसमें वाइंडिंग लगा है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल बॉडी से कन्वर्ट होकर फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। इसका नंबर ऑफ टर्न्स N1 मान लो, इसका नंबर ऑफ टर्न्स N2 मान लो। यहाँ पे अगर आप EMF दे रहे हो तो E हो जाएगा, जिसकी वजह से इसमें फ्लक्स जनरेट होता है और
एक करंट फ्लो करता है, इसके फ्लक्स जनरेट होता है, जिसके कारण वो फ्लक्स इसमें जाता है और इसको कट करता है और यहाँ पे जनरेट होता है। चलिए उतना ज़्यादा मैं डीप में नहीं जाऊँगा क्योंकि ज़रूरत नहीं है, तो इतना समझ लीजिए हम एक ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हैं वोल्टेज को बढ़ाने घटाने के लिए नंबर ऑफ टर्न्स है। जैसे मान लीजिए V1/V2 इज इक्वल्स टू N1/N2 होता है इसका, ठीक है। तो V1 क्या हो जाएगा, N1/N2 इंटू V2 हो जाएगा। अगर हम लोग मान लो N1 को 4 रख लेते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इन फर्स्ट वाइंडिंग को अगर हम 4 रख लेते हैं और इसको 2 रख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4/2 इंटू V2। तो V1 क्या हो जाएगा, V1 इक्वल्स टू 2V2 हो जाएगा। तो यहाँ का जो वोल्टेज जनरेट होगा वो दोगुना हो जाएगा उससे, तो इसको कह सकते हैं कि वोल्टेज स्टेप और वोल्टेज स्टेप अप कर रहा है। इसी तरीके से यहाँ हम 2 यहाँ 4 रख लेंगे तो स्टेप डाउन हो जाएगा, तो वही वाली बात है। तो स्टेप और स्टेप अप और स्टेप डाउन के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर को जब भी हम यूज़ करते हैं ना तो AC सर्किट के लिए AC में ही वो रिलेट कर पाएगा। क्यों ऐसा AC में क्यों कर पाता है, क्योंकि यहाँ पे ना होता है फ्लक्स जो होता है ना वो लिंकेज होना चाहिए, लिंक होना चाहिए, लिंकेज। फ्लक्स लिंक होगा तभी करंट जनरेट होगा, तभी EMF इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है द डिवाइस यूज्ड इन DC सर्किट, तो DC सर्किट में यूज नहीं होता है, तो याद रखिएगा। तो यहाँ असर्शन करेक्ट है बट रीजन फॉल्स है, बिल्कुल। लीजिए पढ़ लीजिए इसको लैंग्वेज में। कह रहा है ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफर्स इलेक्ट्रिक एनर्जी बिटवीन 2 और मोर इंटरकनेक्टेड सर्किट थ्रू इलेक्ट्रिक इंडक्शन प्रोसेस को यूज करता है। इट कन्वर्ट्स द हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, और वाइसे वर्सा भी करता है, लो वोल्टेज को हाई वर्सेस में, ठीक है। ठीक है, एनर्जी कन्वर्सन डिवाइस है, याद रखिएगा। ट्रांसफॉर्मर्स कैन ओनली फंक्शन विद AC, देखिए AC के साथ ही फंक्शन कर सकता है, DC के साथ फंक्शन नहीं करेगा, क्योंकि हमको रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स चाहिए, तभी पॉसिबल है। रेट ऑफ चेंज सिर्फ AC में पॉसिबल होता है, पॉजिटिव जाएगा फिर 0 जाएगा फिर नेगेटिव जाएगा। DC करंट जो होता है वो इस तरीके का होता है, वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट में फ्लक्स मेरा चेंज ही नहीं होगा, ठीक है, फ्लक्स मेरा चेंज ही नहीं होगा, EMF मेरा 0 हो जाएगा, क्योंकि EMF जो होता है वो N/dt होता है, ठीक है। ये जो है लेंस लॉ है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो होगा ना, मैं आपको बता ही देता हूँ थोड़ा थोड़ा करके। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो होता है ना वही EMF जनरेट करता है। अब मानिए मेरा जो फ्लक्स हुआ वो DC था, DC मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट था। कांस्टेंट को अगर EMF जनरेट फिर क्या होगा, तो d/dt कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो EMF 0 हो जाएगा, तो मेरा वोल्टेज जनरेट ही नहीं होगा। इसीलिए हम लोग जो ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं उसके लिए हमको हमेशा AC वोल्टेज चाहिए, ठीक है। आप देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में, ट्रांसफार्मर इज यूज फॉर कन्वर्टिंग AC इंटू DC, ऐसा कुछ नहीं है, रेक्टिफायर थोड़ा ही है वो। कन्वर्टिंग DC इंटू AC गलत है। टू स्टेप अप DC वोल्टेज, सिर्फ स्टेप अप करता है क्या, नहीं, वो भी DC करता है, नहीं करता है। तो स्टेप अप और स्टेप डाउन AC वोल्टेज, तो AC वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। कह रहा है एक मोबाइल फ़ोन चार्जर जो होता है ना वो क्या होता है, वो एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, याद कीजिए। वोल्टेज जो होता है ना 110 वोल्ट 220 वोल्ट को डाउन करके लाता है और हमारे फ़ोन को चार्ज करता है। देख लीजिए, आपको हम बताते हैं। A mobile phone charger works on the simple principle of conversion of AC alternating current to DC direct current as we connect charger। देखिए 220 वोल्ट का होता है मेरा स्विच बोर्ड, उसका पहला जॉब होता है कि उसको कन्वर्ट करके नीचे लाओ, क्योंकि उसको कितना लाना होता है, 9 से 10 वोल्ट तक लाना रहता है। 9 से 10 वोल्ट तक लाता है तो लाएगा कौन, ट्रांसफार्मर ही तो लाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करता है, सीधी सी बात है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, सम पेयर ऑफ डिवाइसेस आर एसोसिएटेड एनर्जी चेंजर गिवन बिलो। तो किसमें क्या एनर्जी है ये हमको समझ में आना है और हमको ये करेक्ट बताना है, करेक्ट है कि गलत है, ठीक है। तो देखते हैं, इलेक्ट्रिकल जनरेटर क्या करता है, जनरेटर जनरेट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिकल जनरेट करता है किससे लेके, तो मैकेनिकल लेके, तो बिल्कुल सही है, 1 तो करेक्ट है, ठीक है। आगे देखते हैं, मोटर क्या करता है, मोटर में हम लोग 3 फेज सप्लाई देते हैं और वो मैकेनिकल पावर जनरेट करता है, तो इलेक्ट्रिकल मोटर मैकेनिकल जनरेट करेगा आउटपुट पे और इलेक्ट्रिकल लेता है, तो ये भी करेक्ट है। डीजल इंजन लाइट टू इलेक्ट्रिकल, बिल्कुल गलत है। सोलर सेल केमिकल टू मैकेनिकल, ये भी गलत है। सोलर सेल क्या करता है, सोलर पैनल कनेक्टेड है ग्रिड में और इस पर लाइट एनर्जी फॉल किया और यहाँ से एनर्जी हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, तो याद रखिएगा सोलर सेल जो होता है वो लाइट एनर्जी लेता है, केमिकल एनर्जी नहीं, ठीक है। तो 1 और 2 करेक्ट है, 1 और 2 करेक्ट है, तो ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बेसिक डिफरेंस क्या होता है AC जनरेटर में और DC जनरेटर में, ठीक है। तो AC जनरेटर और DC जनरेटर में एक अंतर है, AC जनरेटर में स्लिप रिंग्स लगा होता है और DC जनरेटर में कम्यूटेटर होता है। स्लिप रिंग्स क्या करता है देखिए हम बताते हैं। तो जो AC जनरेटर होता है उसमें एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करने के लिए हम लोग स्लिप रिंग यूज़ करते हैं।
डीसी में कम्यूटेटर यूज़ करते हैं। कम्यूटेटर क्या करता है, उसको जो रिवर्स करंट होता है उसको एक डायरेक्शन में रिवर्स करता है, तो वो उसको डीसी में पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है ऑल्टरनेटिंग करंट इज नॉट प्रेफरेबल। क्यों नहीं प्रेफरेबल होता है, किस चीज़ के लिए प्रेफरेबल नहीं होता है? तो देखते हैं, टू चार्ज स्टोरेज बैटरी, बिल्कुल अगर बैटरी चार्ज करना है तो हमको डीसी ही चाहिए, ठीक है। टू रन स्टार्ट इलेक्ट्रिक मोटर, ये यूज कर सकते हो। टू मतलब कह रहा है कि हाँ इसके लिए तो एसी यूज कर सकते हो। टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक पावर, ये इसमें भी एसी यूज कर सकते हो। टू हीट अप इलेक्ट्रिक टोस्टर, इसमें भी कर सकते हो। तो इस तीनों में कर सकते हो, बट आप स्टोरेज ऑफ बैटरी में नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट करंट इज यूज टू चार्जिंग द बैटरीज विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर विच कन्वर्ट एसी टू डीसी। रेक्टिफायर एक डिवाइस है, समझ लीजिए, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। मतलब समझते हैं, मान लीजिए ये एक रेक्टिफायर है, ठीक है, एक रेक्टिफायर है, ठीक है। आपने एक एसी दिया, इसमें एसी दिया था मान लो, तो इसमें जो आउटपुट बनेगा ना वो डीसी हो जाएगा, मतलब पल्सेटिंग हो जाएगा, एक डायरेक्शन हो जाएगा। डीसी कहने का मतलब होता है पल्सेटिंग इन नेचर, और डीसी कहने का मतलब होता है वन डायरेक्शनल। इसमें बाई डायरेक्शनल हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बन रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कह रहा है द डिवाइस यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग को डायरेक्ट करने के लिए रेक्टिफायर यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, और वही डीसी को अगर इन्वर्ट करेगा तो इन्वर्टर यूज कर लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है, अल्टरनेटिंग करंट इज कन्वर्टेड टू डायरेक्ट करंट, किसके द्वारा? तो रेक्टिफायर के द्वारा, कुछ सोचना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं, कहता है इन इंडिया इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज कैलकुलेट द कंजम्पशन ऑफ पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन किलोवाट आवर। स्टार्टिंग के चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था किलोवाट आवर में ही करते हैं, और 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट होता है, ठीक है। अब कह रहा है इलेक्ट्रिकल सिस्टम इन इंडिया वर्क्स एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 60 हर्ज। नहीं, इलेक्ट्रिकल सिस्टम इन इंडिया वर्क्स इन 50 हर्ज। इलेक्ट्रिकल इंडिया में 50 हर्ज पे काम करता है और 60 हर्ज पे यूएसए में करता है, ठीक है। अब इसका भी बहुत बड़ा स्कैम है, मैं बताऊंगा। 60 हर्ज जैसे जैसे मतलब फ्रीक्वेंसी मेरी बढ़ती है ना, डिवाइस की जो वेट होती है वो छोटी होती चली जाती है। आप अमेरिका में जाओगे ना, ट्रांसफॉर्मर आपको छोटा दिखेगा, मोटर छोटा दिखेगा। क्यों? क्योंकि जब भी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो कोर की एरिया घटती है। कोर की एरिया मतलब डिवाइस की साइज घटती है। तो ये भी एक तरीके का आप समझ सकते हो स्टैंडर्डाइजेशन है, जो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग बढ़ा सकते हैं फ्रीक्वेंसी, बट बढ़ाते नहीं। हम लोग 50 हर्ज को स्टैंडर्ड मान के चलते हैं, अमेरिकन जो है वो 60 हर्ज को मान के चलते हैं, ठीक है। अब इतना पहले ही एक्सप्लेन है तो फिर आगे बताने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट्स द कंजम्पशन ऑफ पावर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में बताना है कि कौन कौन सबसे ज़्यादा कंज्यूम करेगा। देखिए, हीटिंग डिवाइस जो होता है वो सबसे ज़्यादा करता है, ठीक है। हीटिंग डिवाइस सबसे ज़्यादा, क्या टेलीविजन हीटिंग डिवाइस है? टेलीविजन हीटिंग डिवाइस है? नहीं, ये ऑप्शन कट गया। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक प्रेस, देखिए केटल जो है वो हीटिंग डिवाइस है। ये दोनों ऑप्शन हो सकता है। अब इसके हम लोग आगे आते हैं, कह रहा है फैन, टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक प्रेस। बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक प्रेस इलेक्ट्रॉनिक केटल से पहले आना चाहिए, तो ये भी दोनों ऑप्शन सही है। फैन और टीवी में कौन सबसे ज़्यादा कंज्यूम करेगा? कह रहा है असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में, तो टेलीविजन ज़्यादा करेगा, फैन कंपैरेटिवली। फैन कम करता है, तो फिर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। अब देखिए, कह रहा है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से है? अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, कोर में सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करता है, ठीक है। कोर के अंदर सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करता है, आपको ध्यान रखना है। तो कहता है द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज बिलीव्ड टू बी जनरेटेड बाय इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टिव मटेरियल ऑफ इट्स कोर। जो लावा होता है वो कंड्यूस करता है, ठीक है, जिसकी वजह से एक सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करता है। इसी वजह से वहाँ पे एक मैग्नेट जनरेट होता है। याद रखिएगा, किसी भी चीज़ से, मान लीजिए एक कंडक्टर हो गया, ठीक है, इसके ऊपर हम वायर को रोटेट वो कर दिए हैं, बाइंड कर दिए हैं, और उसमें हम करंट को फैला देंगे ना, तो ये अंदर का वायर जो हम लोग मेटल यूज़ किया ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट हो जाता है। मतलब ऐसा मैग्नेट जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो करने की वजह से जनरेट हुआ है उसमें, वैसी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने की वजह से उसमें जनरेट हुआ है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कहता है व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, याद रखिएगा। जो सैटेलाइट्स होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल क्यों कह रहा है? क्योंकि नेचुरल सैटेलाइट तो मून है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी आखिर हमको बिजली कैसे मिलती है? तो वो मिलती है आपको सोलर सेल से, याद रखिएगा। पढ़ भी लेते हैं, कहता है इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट सोलर और पीवी सेल कन्वर्ट सन से जो एनर्जी आती रहती है उसको कन्वर्ट करता है थ्रू पीवी सेल, फोटोवोल्टिक इफेक्ट से, ठीक है। द पीवी इफेक्ट इज द क्रिएशन ऑफ वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक करंट इन मटेरियल अपॉन एक्सपोजर ऑफ लाइट। तो याद रखिएगा, एक ऐसा मेटल होगा, एक यहाँ से सोलर लाइट इस पर फॉल करेगा, और इसमें हम लोग कनेक्ट किए रहते हैं दो बैटरी को, और यहाँ से चार्ज निकल के इसको चार्ज करते रहेगा। तो याद रखिएगा, पीवी सेल इसी तरीके का फंक्शन करता है। नॉट टू बी वेरी एग्जैक्ट, बट रफ कोड मैंने आपको दे दिया है। अब देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है स्पेस बेस्ड सोलर पावर SPSP इट इज सजेस्टेड टू बी मेड अ नेशनल गोल।
ठीक है। कह रहा है सप्लाई ऑफ स्पेस बेस्ड सोलर पावर इज 99% अनइंटरप्टेड थ्रू आउट द ईयर बिसाइड द इनॉर्मेलिटी ऑफ एनर्जी अवेलेबिलिटी। यस, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए कह रहा है स्पेस बेस्ड जो है वो नेशनल गोल है, ठीक है, ये भी सही है। स्पेस बेस में जो हम लोग सोलर पावर यूज़ कर रहे हैं वो नेशनल गोल है, बिल्कुल सही है। अब कह रहा है कि ये 99% अनइंटरप्टेड होता है, मतलब ये डिस्टर्ब नहीं होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेजेंट है ना वहाँ पे सोलर लाइट, इतना ज़्यादा सनलाइट प्रेजेंट है ना कि ये दिक्कत नहीं देता। तो बिल्कुल रीज़न भी करेक्ट है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 73 पे, विथ रेफरेंस टू द टेक्नोलॉजी फॉर सोलर पावर प्रोडक्शन। अब सोलर पावर प्रोडक्शन की बात करें, कह रहा है फोटोवोल्टेइक इज अ टेक्नोलॉजी दैट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय डायरेक्ट कन्वर्सन ऑफ लाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, बिल्कुल लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। वाइल सोलर थर्मल इज अ टेक्नोलॉजी दैट यूटिलाइजेज सन रे टू जनरेट हीट विच इज फर्दर यूज इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्रोसेस। ये भी सही है, ठीक है। अब देखते हैं, कह रहा है फोटोवोल्टेइक जनरेट्स अल्टरनेटिंग करंट। तो ये क्या है, सही है क्या, देखते हैं। वाइल सोलर थर्मल जनरेट्स डायरेक्ट करंट, सोलर थर्मल कह रहा है डीसी जनरेट करता है, वाइल पीवी इलेक्ट्रॉनिक सेल अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करता है, देखते हैं। अब कह रहा है इंडिया हैज मैन्युफैक्चरिंग बेस ऑफ सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी बट नॉट ऑफ पीवी। क्या पीवी का बेस नहीं है क्या, इसमें क्या कह रहा है, ऑप्शन 1 करेक्ट है, 2 3 करेक्ट है, 1 2 3 करेक्ट है, तीनों करेक्ट है। देखिए क्या कह रहा है, तो कह रहा है जो भी पहला तो बिल्कुल करेक्ट है 100%। सेकंड कह रहा है फोटोवोल्टेइक जनरेट्स अल्टरनेट, पीवी सेल जो होता है वो एसी जनरेट करता है, बिल्कुल सही है। सोलर थर्मल एनर्जी जहाँ इन्वॉल्व होगा ना वहाँ पहले डीसी आएगा, याद रखिएगा, थर्मल जहाँ जनरेट होगा वहाँ पे पहले डीसी आएगा, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड कह रहा है कि इंडिया जो है वो मैन्युफैक्चर कर रहा है बेस फॉर सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी बट नॉट फॉर पीवी फोटोवोल्टेइक। हालांकि अब ये क्वेश्चन कब पूछा गया ये देखते हैं, ये 2014 में पूछा गया है, लेकिन अब के केस में पीवी में भी ज़्यादा इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इफेक्ट में काम कर रहा है, तो यहाँ पे तो तीनों करेक्ट होगा, तो 1 2 3 तीनों होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हालांकि ये क्वेश्चन अभी के कॉन्टेक्स्ट में चेंज हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74, कहता है विथ रेफरेंस टू सोलर वाटर पंप, ऐसा वाटर पंप जहाँ पे सोलर एनर्जी से उसको एक्टिवेट करके रखते हैं, ठीक है, सोलर एनर्जी पीवी में, वहाँ उसके ऊपर जैसे आप गाँव में जाते होगे ना, तो जैसे मान लो एक वाटर पंप लगा है और इसके ऊपर में एक सोलर प्लेट लगा हुआ है, ये सुबह में चार्ज हुआ और बाद में से हम वाटर का कंडक्शन कराएं, ठीक है, तो सोलर लाइट यूज़ कर रहे हैं इसको रन ऑफ करने के लिए, ठीक है, बेसिक यही है इसका। अब देखिए क्या कह रहा है, सोलर पावर कैन बी यूज फॉर रनिंग सरफेस पंप एंड नॉट फॉर समर्सिबल पंप। ऐसा है क्या, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, इसमें दोनों में यूज़ कर सकते हैं। अब कह रहा है सोलर पावर कैन बी यूज फॉर रनिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप्स एंड नॉट, ऐसा है क्या, नहीं है, बिल्कुल दोनों यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कह रहा है फोटोवोल्टेइक सेल क्या है, सोलर सेल है, सिंपल सा, पीवी सेल का मतलब ही सोलर सेल होता है, ठीक है। फोटोवोल्टेइक सेल इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है, सोलर एनर्जी से रिलेटेड है, इसमें भी कुछ पूछने वाली बात, देखिए RS का क्वेश्चन है। ये हो गया, आपको इलेक्ट्रिकल का चैप्टर पूरा मैंने करा दिया है। हो सकता है कि 1 2 पॉइंट छूटा भी हो, किसी से भी छूट जाएगा, बट इसमें जितने क्वेश्चन थे मैंने उसको कोशिश किया है एक्सप्लेन करने का। 1 घंटे 20 मिनट का लगभग ये वीडियो बनाया है, बट मैं कोशिश किया हूँ कि हर एक पॉइंट को जितना भी समराइज करके दिया जा सके। जनरल साइंस के लिए तो मैं मानता हूँ ये मोर देन सफिशियंट है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप 2 से 3 बार इसको सॉल्व कर लो अच्छे से, 2 से 3 बार आप इस बुक को रखो और सॉल्व करो, आपका एब्सोल्युटली सारा क्वेश्चन बनेगा, 99% क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, ये मैं श्योर हूँ। अगर आपको लगता है मेरा कंटेंट सही है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। फिर मिलते हैं फिर कभी आगे चैप्टर के लिए। अब देखिए एक चैप्टर और कंडक्टिविटी बची है, वो मैं करा ही दूंगा, तो लगभग फिजिक्स कंप्लीट है, इसी के साथ मैं और भी चैप्टर शुरू करूँगा, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे चैप्टर, थैंक यू।